रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीनशॉट। यस मैम। लास्ट दिन हम लोगों ने एमएल कमीशन परचेस कंसिडरेशन कंप्लीट करने के बाद न्यू कंपनी के बुक्स में अगर परचेज में मतलब इन द नेचर ऑफ परचेज है तो क्या होगा, मर्जर है तो क्या होगा। ठीक है, अब ओल्ड बुक्स का क्या होता है, किस तरीके से एंट्री होता है, वो लिखने के बाद जो है बाकी हम लोग इसमें आज क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, जैसे लास्ट क्लास में न्यू बुक का एंट्री लिखा था, सबसे पहले ओल्ड बुक जब बंद होगा तो उसमें कैसे होगा वो पहले लिखेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले लिखेंगे रीडिंग करेंगे। इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। हम लोग अभी एंट्री नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये लिख दिया बस, इन द बुक्स ओल्ड कंपनी एंट्री लिखेंगे। पहले थोड़ा सा रूल्स लिख लेते हैं क्या क्या करना पड़ता है। तो ओल्ड कंपनी मतलब जो कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, तो उसका बुक्स क्लोज होगा, ये चीज दिमाग में रखो। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू, एट बुक वैल्यू टू रेस्पेक्टिव अकाउंट। ठीक है, बुक वैल्यू में जितने भी एसेट और लाइबिलिटीज है उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहाँ ट्रांसफर करेगा, करना है रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। रेस्पेक्टिव अकाउंट्स का मतलब जो चीज जहां ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो कौन सा कहाँ ट्रांसफर होगा वही लिख पाएंगे। तो इससे क्या होता है, देखो जितने भी एसेट लाइबिलिटी, जैसे अभी देखो हम एक क्वेश्चन यहाँ पर ओपन कर रखे हैं, हम दिखाते हैं। देखो जैसे ये वाला ही हम लोग करेंगे, इलास्ट्रेशन 5। देखो वाई लिमिटेड एक्वर्स द बिजनेस ऑफ जेड लिमिटेड, तो इसमें बंद कौन हो जाएगा बोलो पहले। वाई लिमिटेड अगर एक्वर कर रहा है जेड लिमिटेड का बिजनेस, तो बंद कौन हो जाएगा, ओल्ड कंपनी कौन है, मैम जेड रेट लिमिटेड। लिमिटेड। जेड लिमिटेड। हाँ, तो जेड लिमिटेड बंद होगा तो इसका जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स या लाइबिलिटीज है, जैसे लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल दिख रहा है 12 लाख, उसमें नोट्स वो तो देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। रिजर्व सरप्लस ये दिख रहा है, ये सब बुक वैल्यू में है। ठीक है, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जिस वैल्यू में दिख रहा है इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के अंदर, सॉरी, बुक वैल्यू पे ये सारी चीज दिख रहा है, तो ये बुक वैल्यू पे हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पर, नॉर्मली तुम लोग कभी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन पढ़े हो, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है तो कौन सा अकाउंट बनता है, याद है तुम लोग को। कभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़े हो तो वहां पर सारे एसेट लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू में कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, याद है, रियलाइजेशन अकाउंट बोल के एक अकाउंट होता है। अगर याद आ रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट में सारी चीज बुक वैल्यू में ट्रांसफर होते हैं, यहाँ भी वैसा ही होगा। ठीक है, लेकिन हर एक अकाउंट का अपना मतलब होगा। जैसे कि देखो ये जो एसेट लाइबिलिटीज है उसमें जैसे शेयर कैपिटल, ये तो क्या होता है, ये तो शेयर होल्डर्स फंड है ना, ये तो लाइबिलिटी होता है कैपिटल, लेकिन ये ओनर्स इक्विटी होता है, तो इसका ट्रांसफर कौन से अकाउंट में होगा। रिजर्व सरप्लस बिलोंग्स टू ओनर यानी शेयर होल्डर होता है, तो फिर रिजर्व सरप्लस कहाँ ट्रांसफर होगा, उसका अलग अकाउंट होगा। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली बुक वैल्यू पे सारे एसेट्स को हमें ट्रांसफर करना है, सारे लाइबिलिटीज को हमें ट्रांसफर करना है रेस्पेक्टिव अकाउंट्स पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर यही चीज बोला है, जैसे तुम लोग कभी पार्टनरशिप में किए हो, टाइप ऑफ। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है बट टाइप ऑफ। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या ट्रांसफर के बारे में, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, किसी तरीके का प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ दिखता है, रिजर्व सरप्लस में। ठीक है, रिजर्व्स मतलब बेसिकली तुम लोग रिजर्व सरप्लस बोल के भी लिख सकते हो। किसी तरीके का अगर फिक्टिशियस एसेट दिख रहा है, फिक्टिशियस एसेट्स आर ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये दिमाग में
रखो, ठीक है, कि इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ ट्रांसफर होगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ही इक्विटी शेयर कैपिटल जो है उसी को बिलोंग करता है, ठीक है। और ये जो शेयर कैपिटल से ही रिजर्व, देखो कैपिटल बिजनेस में डालोगे तभी ना बिजनेस करोगे, बिजनेस करने से जो प्रॉफिट या लॉस आएगा बिलोंग्स टू कैपिटल होता है। इसलिए अगर तुम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते थे जब 11 में, तब कैसे लिखते थे, कैपिटल में बैलेंस शीट में एड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता था तो लिख देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो वही होता है, शेयर कैपिटल वहां एक ओनर होता था, ठीक है, जैसे तुम लोग जो 11 में फाइनल अकाउंट्स करते थे वहां एक ओनर होता था, लेकिन कंपनी में कोई एक ओनर नहीं है, बहुत सारे ओनर होते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर, ओपन मार्केट है ना, बहुत सारे लोग शेयर खरीदते बेचते, ठीक है, कभी कोई ओनर होता है कभी कोई, तो जो भी हो ओनर कोई भी रहे, ठीक है। लेकिन ये रिजर्व सरप्लस बिलोंग्स टू क्या हो जाता है, ऑलवेज ओनर। और कौन सा ओनर को बिलोंग करेगा, इक्विटी शेयर कैप होल्डर को, ठीक है। यहाँ देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी तो हम लोग ओनर मानते हैं ना, मतलब जो मेन ओनर है वो इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी यहाँ थोड़ा बहुत ओनर माना जाता है। तभी तो हम लोग जब परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं तो दो लोगों से बात करना पड़ता है, एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दोनों मानेंगे तभी जाके होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग मेन जो है ओनर बोल सकते हैं। तो ये रिजर्व सरप्लस भी मेन ओनर को बिलोंग करेगा, इसीलिए देखो लिखा है मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रॉफिट्स रिजर्व, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। तो प्रॉफिट रिजर्व को ये एक साथ तुम लोग बोल सकते हो रिजर्व सरप्लस में जो, अच्छा सारे आइटम्स तो नहीं जाएंगे बट प्रॉफिट या रिजर्व, ठीक है, सारे आइटम्स नहीं जाएंगे रिजर्व सरप्लस में, और भी बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। तो प्रॉफिट्स अगर है, रिजर्व्स है, ठीक है, और फिक्टिशियस एसेट अगर कुछ दिख रहा है हमें एसेट साइड में, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर होगा, ठीक है। और उसका लॉजिक यही हो गया कि ये सारी चीज इक्विटी शेयर होल्डर को ही बिलोंग करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल उनका, प्रॉफिट भी उनका, रिजर्व भी उनका, फिक्टिशियस एसेट भी उन्हीं को देना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये किसको जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ट्रांसफर टू कौन से अकाउंट में जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। तो जब हम लोग ओल्ड कंपनी का बुक्स बंद करेंगे तो इतना समझ में आ रहा है हमें क्या क्या अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, एक हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, एक हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो कैश इज ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। कैश कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, इफ नॉट टेकन ओवर। अब इसका मतलब क्या हो गया, इफ नॉट टेकन ओवर का मतलब जो कंपनी परचेज कर रही है दूसरे कंपनी को, जैसे मैंने अभी ये जो क्वेश्चन ओपन कर रखा है यहाँ पर देखो कौन किसको परचेज कर रहा है, वाई लिमिटेड एक्वर कर रहा है जेड लिमिटेड को। तो वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड का एसेट एक्वर करेगा, लाइबिलिटी भी एक्वर करेगा। तो अगर वो कैश एक्वर नहीं करता है, मतलब उसके पास जो कैश पड़ा हुआ है, मतलब वाई लिमिटेड अगर जेड लिमिटेड का कैश नहीं लेता है तो ही हमें कैश अकाउंट बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना है, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या बोला है, एक बार देखते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है देखो, वाई लिमिटेड was to take over all asset except cash। यहाँ पर ये चीज बोला है कि देखो ये सारे एसेट्स ले लेंगे बट कैश नहीं लेने वाले, तो फिर हमें कैश अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और समझ के याद रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर कैश टेक ओवर नहीं होगा तो कैश अकाउंट बनाएंगे ना, बना के देखेंगे क्या मतलब इसका इम्पैक्ट क्या आता है, और टेक ओवर कर लेता तो फिर कहाँ जाता, तो वो भी दिखा देंगे, ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे ऑल अदर आइटम, बाकी सारे आइटम, ऑल अदर आइटम्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, बाकी सारे जो आइटम है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। बाकी सारे आइटम रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रॉफिट, रिजर्व या फिक्टिशियस एसेट जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जाएगा, कैश अकाउंट में कैश जाएगा अगर टेक ओवर नहीं हो रहा है, और बाकी सारे आइटम्स जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, लेकिन सभी बुक वैल्यू पे जाने वाले, ठीक है, सभी बुक वैल्यू पे जाएंगे। तो अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ये पॉइंट्स को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेप 2, नेक्स्ट क्या करना है, स्टेप 2, फिर हमें रेज
परचेज कंसिडरेशन यानी पीसी, ठीक है। रेस पीसी का मतलब हो गया हमें पीसी मांगना है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो पुरानी कंपनी है, बंद हो रहा है, हम लोग पीसी मांगेंगे ना। हम लोग अपना बिजनेस बेच रहे हैं। जैसे अगर कोई तुम लोग को एक पेन बेच रहा है, तुम लोग पेन खरीदने गए, स्टूडेंट हो, तो पेन खरीदोगे तो वो तो बोलेगा ना भाई ये पेन 15 रुपए का है, 15 रुपए दो, या 5 रुपए का है, 7 रुपए का है, जो भी है, ठीक है, वो मांगेगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम लोग अपना बिजनेस बेचेंगे तो हम लोग दूसरे से पैसा मांगेंगे ना, जिसको बिजनेस बेच रहे हैं, ठीक है। तो पीसी रेज करेंगे। तो पीसी रेज करने का मतलब है जैसे डेटर को बोलते हैं पैसा, तो वैसे ही, ठीक है। तो किससे पैसा मांगेंगे? न्यू कंपनी से। तो न्यू कंपनी हमारा डेटर हो जाएगा। तो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, जैसे हम लोग डेटर को डेबिट करते हैं ना, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, बेचा इसीलिए डेटर से पैसा मांगने वाले, तो डेटर को डेबिट किया। वैसे ही यहाँ डेटर कौन हो गया? न्यू कंपनी, ठीक है। और टू क्या करना पड़ेगा? टू लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे देखो सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? डेटर टू सेल। तो यहाँ पर तो सेल बोल के कोई अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जब बिजनेस बेच रहे हैं, सेल बोल के कोई अकाउंट इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि अकाउंट ओपन करके क्या करेंगे? देखो हमें तो पूरे बिजनेस को बंद करना है। तो हम लोग पूरे बिजनेस को बंद करने का मतलब है हम लोग बंद करके जो भी रियलाइज्ड होगा वो ले लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो नॉमिनल अकाउंट यूज होगा उसको हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट ये भी नॉमिनल अकाउंट है, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया कि हम लोग पैसा मांग रहे हैं। ये जैसे सेल होता है सेम टू सेम, देखो न्यू कंपनी जस्ट लाइक डेटर और सेल्स की तरह रियलाइजेशन अकाउंट हमारा काम करेगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट लाइबिलिटीज को डाल चुके हैं, ठीक है। तो अगर हमें न्यू कंपनी से जो पैसा मिलेगा जिसके लिए हम लोग पीसी रेज कर रहे हैं, ठीक है भाई मुझे पैसा दो, तो वो मुझे कौन से नॉमिनल अकाउंट को यूज करके दिखाना है? रियलाइजेशन अकाउंट को, ठीक है। बेचने से तो एक इनकम दिखाना पड़ेगा ना, जैसे हम लोग डेटर को बेचते हैं तो डेटर टू सेल नहीं करते वैसे, ठीक है। फिर पीसी जब रियलाइज होगा, रियलाइज मतलब सामने वाला जब हमें पैसा पे करेगा, ठीक है, रियलाइज पीसी। तो देखो जब डेटर हमें पैसा देता है तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं? कैश टू डेटर या बैंक टू डेटर, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ भी होगा। कैसे एंट्री होगा? अब यहाँ पर हमें पीसी में क्या क्या मिलता है? कैश मिल सकता है, बोलो। हम लोगों ने काफी सारा परचेस कंसिडरेशन का छोटा छोटा क्वेश्चन किया था। तो अगर हमें कैश मिल सकता है और क्या मिलता है? पीसी में लिखते हो ना, पेमेंट टू, मैम पेमेंट इन, हाँ बोलो क्या मिलता है? शेयर प्रेफरेंस शेयर। हाँ, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी। हमें न्यू कंपनी का इक्विटी शेयर मिलता है। प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू कंपनी ये भी हमें मिलता है, कैश में मिलता है। अब हर एक क्वेश्चन में यही मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये सब मिल सकता है, इससे बाहर कुछ नहीं। तो हम ब्रैकेट में इसीलिए लिख देते हैं इफ इन, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हमें मिला तो, ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है, जो होगा वो लिख देंगे। अब जैसे हम लोग कैश टू डेटर करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फिर क्रेडिट किसको करेंगे? अभी तो बोला डेटर कौन है। ये एंट्री अभी तो सिखाया। न्यू कंपनी। हाँ, ठीक, न्यू कंपनी। अभी तो बोला डेटर न्यू कंपनी है, ठीक है। तो फिर उसी से पैसा, जैसे डेटर टू सेल, डेटर टू सेल, कैश टू डेटर, तो वही होगा ना, सेम चीज। फिर स्टेप 4, ठीक है, स्टेप 4 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीसी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीसी लिखो थोड़ा कलर से। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट पीसी। अब डिस्ट्रीब्यूट पीसी का मतलब क्या हो गया? देखो न्यू कंपनी से पैसा तो ले लिया, लेकिन अब कौन सा चीज किसको बिलोंग करेगा? जैसे इक्विटी शेयर किसको मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर किसको मिल रहा है, कैश किसको मिल रहा है। जैसे ऐसे होता है ना, इक्विटी शेयर वाले को इक्विटी शेयर मिला और कैश मिला, प्रेफरेंस शेयर वाले को सिर्फ कैश मिला। अब किसको क्या मिलेगा वो तो हमें नहीं पता होता है ना, वो तो क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा। तो जैसे ही हम लोग ये रिसीव कर लेंगे सामने वाले से, मतलब जो हमें हमारी कंपनी परचेज कर रही है, तो फिर हम लोग उनसे क्या ले रहे हैं? कैश ले रहे हैं, इक्विटी शेयर ले रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं, जो उनसे डील हुआ है। अब उसके बाद क्या करना है? जिसको जो देना है वो देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को जो देना है वो देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो देना है वो देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीसी, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देंगे? देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश देने का बात है, टू इक्विटी
टू इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी टू प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट जब हम लोग कर रहे हैं तो कैसे करके एंट्री हो रहा है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखो इक्विटी शेयर लिया, प्रेफरेंस शेयर लिया, कैश लिया। अब जब दे देंगे कैश, जब आया तो कैश डेबिट, जब हम लोग रेस्पेक्टिव लोगों को दे देते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर को दिया या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया, ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो जो भी चीज हम लोगों ने रिसीव किया था वो डेबिट हुआ, और वही चीज चले जाएंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जिनको दिया उनको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने परचेस कंसिडरेशन को। अच्छा फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे स्टेप 5, रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस का क्या एंट्री होगा, तो रियलाइजेशन टू कैश, मतलब रियलाइजेशन बुक्स कौन ओपन कर रहा है, जो अपना बिजनेस बेचेगा, तो उसको रियलाइजेशन करवाने का खर्चा होता है। ठीक है, कि रियलाइज, क्योंकि देखो खर्चा क्या है, ऐसे ही थोड़ी है कि एसेट बिक जाएगा बोलने से ही। ठीक है, तो एसेट को बिकवाना, मान लो किसी कमीशन एजेंट के थ्रू से बिकवा रहे, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम लगता है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो जब हम लोग पे करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन, बोलो क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस, बोलो नॉर्मल एक्सपेंस पेमेंट का एंट्री के जैसे ही तो होगा, क्या होगा बोलो, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कैश या बैंक, ठीक है कुछ भी। अच्छा अब कभी कभी क्या होता है कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंस हमें रिम्बर्स कर देता है परचेसिंग कंपनी, अगर ऐसा हम जो परचेजर और सेलर है उनमें डील हुआ है कि भाई तुम रियलाइजेशन एक्सपेंस करो, हम बाद में वो पे कर देंगे। हाँ जो हम बोल रहे थे वो भूल गए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जब पे होता है मतलब क्या होता है ना, जैसे देखो मुझे मेरे फैक्ट्री में जो एसेट्स लगे हुए या ऑफिस में जो एसेट्स लगे वो मुझे बिकवाना है, ठीक है, एसी लगा हुआ है, मान लो फर्नीचर है, फैक्ट्री में इंस्ट्रूमेंट्स मशीन्स वगैरह है, तो एक दिन में तो बिकता नहीं है। ठीक है, तो फिर किसी के थ्रू से बिकवाते हैं तो उसमें हमारा खर्चा होता है, तो वो सब होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, एंड इफ रिम्बर्स, अगर ये खर्चा हमें सामने वाला रिम्बर्स कर रहा है, तो बोलो तो अगर मेरा खर्चा मुझे कोई रिम्बर्स कर दिया, मैंने खर्चा किया, मेरा जो खर्चा था मैंने किया, बट मेरे साथ परचेसिंग कंपनी का ऐसा ही डील हुआ है कि उसने बोला तुम्हारा खर्चा हम पे कर देंगे, तो वो अगर पे कर देंगे तो फिर हमारे पास क्या एंट्री होगा, मतलब वो हमें रिम्बर्स करने वाले, एक बार तुम पे कर दो हम तुम्हें दे देंगे, तो फिर क्या एंट्री होगा, मतलब जो ओल्ड कंपनी इनके पास क्या आएगा, जैसे मान लो मेरा कोई खर्चा है, मैं मेरा 100 रुपए का खर्चा है, तो तुम लोग मुझे बोल रहे हो मैम आप कीजिए लेकिन आपका ये खर्चा हम पे कर देंगे, ठीक है भाई, तो मैंने अपने पॉकेट से पैसा दे दिया, तो एक्सपेंस टू कैश। अब अगर तुम लोग मुझे दोगे तो हम क्या एंट्री करें, या फिर उल्टा सोचोगे, एक्सपेंस। कैश अकाउंट डेबिट टू, टू एक्सपेंस। हाँ मतलब रियलाइजेशन। रियलाइजेशन, नाम तो पता है, फिर हम लोग वो लिखेंगे टू रियलाइजेशन, ये एंट्री हो जाएगा। फिर 6 नंबर पे स्टेप 6, रियलाइजेशन, सॉरी रियलाइज assets and pay off liabilities, ब्रैकेट में only those which are not taken over। बता दे, देखो जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा ना प्रैक्टिकली कि कैश टेक ओवर नहीं किया परचेसिंग कंपनी ने, ठीक है, तो वैसा हो सकता है कि परचेसिंग कंपनी कुछ एसेट या लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं कर रही है, तो ऐसा क्या हो सकता है, हो सकता है
जो बेच रहा है उनमें और जो खरीद रहा है उनमें अगर डील हुआ है, ठीक है भाई आपका ये बिल्डिंग हम टेक ओवर नहीं करेंगे, बाकी एसेट ले लेंगे, हो सकता है, ठीक है। या फिर हम आपका ये क्रेडिटर टेक ओवर नहीं करेंगे, बाकी सारा चीज टेक ओवर कर लेंगे, हो सकता है। तो अगर हम अपना बिजनेस बंद ही कर रहे हैं, ठीक है, हम अपना बिजनेस पूरा बंद कर रहे हैं और जो मेरा बिजनेस परचेस कर रहा है वो सारे एसेट्स ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा है, या फिर सारे लाइबिलिटीज ले रहा है, एक दो नहीं ले रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो एसेट लाइबिलिटी रख के हम करें क्या? क्योंकि जब मेरा बिजनेस ही नहीं रहेगा तो उस एसेट लाइबिलिटी का हम क्या करें? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लाइबिलिटी पे ऑफ कर देना पड़ेगा, और एसेट को बेच के जो पैसा मिलेगा उससे ही लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एसेट बेचने का कोशिश करना पड़ेगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बिल्डिंग नहीं लेके जा रहा है जो परचेसिंग कंपनी, तो मेरा काम क्या होगा कि बिल्डिंग को बेच दे, बेच के जो पैसा मिलेगा उससे जो क्रेडिटर टेक ओवर नहीं कर रहा है उसका पेमेंट कर दे। तो अगर मेरे बिजनेस के सारे एसेट लाइबिलिटीज परचेसिंग कंपनी नहीं ले रही है, तो जो भी एसेट या लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं करी उसका क्या मतलब ट्रीटमेंट होना चाहिए? एसेट बेच देंगे, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा? एसेट बेचने से जो पैसा मिलेगा, तो फिर एंट्री क्या होगा? बोलो, एसेट बेचने से पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगा? बोलो बोलो। अकाउंट डेबिट टू एसेट। अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखो, एसेट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? उसका कारण हम बोल रहे हैं। हम लोग सबसे पहले क्या बना रहे हैं? एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। देखो एकदम स्टेप 1 में मैंने लिखा था ना, हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। ये देखो सारी चीज रियलाइजेशन अकाउंट में देंगे, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रॉफिट रिजर्व, फिक्टिशियस एसेट और कैश के अलावा अगर कैश टेक ओवर नहीं हो रहा है, बाकी सारी चीज हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में बुक्स वैल्यू में देंगे। मतलब जो कंपनी बंद हो रही है उसका सबसे पहला काम क्या होगा? ये रहा उसका बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बैलेंस शीट में जितने भी एसेट, फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कैपिटल, शेयर कैपिटल, फिर यहाँ पर नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। ये ऐसा सिचुएशन है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? एक इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है, जहां पर हम लोग शेयर कैपिटल से इक्विटी शेयर कैपिटल को लिखेंगे, ठीक है। फिर रिजर्व लिखेंगे, ये देखो यहां से हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू लिखेंगे, रिजर्व लिखेंगे, फिक्टिशियस एसेट हुआ तो वो लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू लिखेंगे। कैश अकाउंट तब बनाएंगे अगर वो टेक ओवर नहीं हो रहा है, तो फिर कैश का बैलेंस लिख देंगे, ठीक है। मेरा बात समझ में आया? और उसके अलावा हमें क्या करना है? जितने भी एसेट्स है, लाइक फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, और जितने भी लाइबिलिटीज है, वो टेक ओवर हो या ना हो, सभी को मुझे क्या करना है? सबसे पहले बुक वैल्यू में यहाँ पर लाना है। मतलब यहाँ पर मुझे लिखना है टू फिक्स्ड एसेट, टू करेंट एसेट, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा बाय नॉन करेंट लाइबिलिटी, बाय करेंट लाइबिलिटी। क्या मेरा बात समझ में आया? पहले मुझे ये बताओ कि क्या हम ये बात समझा पाए कि जब हम लोग बुक्स को क्लोज कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा। अभी मैंने 5th नंबर वाला क्वेश्चन दिखाया ना तुम लोग को, बैलेंस शीट है, तो वहां पर दिखाया भी है उस क्वेश्चन में कि ये लोग कैश टेक ओवर नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमें इस क्वेश्चन में लेजर बनाने के लिए दिया है, सबसे पहला टास्क हमारा क्या रहेगा? क्या क्या लेजर बनेगा? दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये तो कंफर्म बनेगा। ये अगर टेक ओवर नहीं हो रहा है तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट हो या इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सारे अकाउंट में हमें क्या क्या चीजों को, जो भी चीजों को यहाँ ब्रॉट डाउन करने के लिए बोला गया है, जो मैंने तुम लोग को समझाया, वो सभी बुक वैल्यू में जाएगा। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी फिक्स्ड एसेट, टू फिक्स्ड एसेट और टू करेंट एसेट बोल के चला गया। मतलब जैसे ही हम लोगों ने ये किया, ये बुक्स ऑफ अकाउंट से ये सारे चीज हट गए। देखो ये बैलेंस शीट खाली हो गया। तो जब बैलेंस शीट मैंने पहले ही खाली कर दिया तो हम एसेट को तो क्रेडिट कर नहीं सकते, ठीक है। एसेट कहां पर दिख रहा है? रियलाइजेशन। एसेट ऑलरेडी क्रेडिट होके खत्म हो चुका है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है, जब मतलब अगर हम लोग मतलब पेन पेपर के अकॉर्डिंग देखें ना, कि बंद करना जो है एक एक मिनट का काम है, कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ी ना ऐसा होता है। प्रैक्टिकली थोड़ी ना चाहे तो एसेट बिक गया, फैक्ट्री बिक गया, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। धीरे धीरे होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सारी चीजों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू में। और ये करने से सारे एसेट लाइबिलिटीज मिट जाते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में जो दिख रहे थे वो सब मिट जाते हैं। तो जो एसेट मिट गया उसको जब हम बेच रहे हैं, तो फिर मुझे कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी एसेट मैंने क्रेडिट कर दिया है। तो फिर मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, बोल सकते हैं? मैम टू रियलाइजेशन। हाँ, टू रियलाइजेशन लिखेंगे। ऐसा तुम लोगों ने किया होगा ना पार्टनरशिप में, जब पार्टनर्स बंद हो जाता है, डिसोल्यूशन होता है। देखो 12th में होता है मुझे जितना पता है, और कॉलेज में भी होता है, किया है ना। और जिन्होंने फाउंडेशन किया है उसमें भी है अभी तक।
तो मुझे याद नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोग लाइबिलिटीज पे ऑफ करेंगे तो क्या होगा? Realization to cash. हाँ, रियलाइजेशन तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि यही नॉमिनल अकाउंट है। अगर इनकम हुआ तो इसमें क्रेडिट होगा और एक्सपेंस हुआ तो इसमें डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है लाइबिलिटी पे ऑफ। इसमें एक चीज और लिखवाना है मुझे, एक पॉइंट। अगर एसेट लाइबिलिटीज के बारे में हमें कुछ बताया नहीं है कि कितने में पे ऑफ हो रहा है या फिर कितने में जो है हम लोगों ने उसे बेचा है, तो फिर हमें वो बुक वैल्यू में मानना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी नोट्स हम लिखवा देते हैं। ठीक है, ये जो लिखो यहाँ पर, यहाँ एसेट वाला यहाँ लिखवा देते हैं। इसके पास में अगर तुम लोग का जगह नहीं, तुम लोग नीचे नोट्स बना के लिख सकते हैं। हम भी नीचे ही लिखते थे, कंफ्यूजन होगा, नीचे। If question is silent, then assume asset is sold for new. If question is silent, then liability is paid at book value। ठीक है, ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में मैं बोला नहीं कि लाइबिलिटी और एसेट कितने में पे हुआ, एज्यूम वाला पॉइंट मेरे से सीख रहे। एज इन लाइबिलिटी इज पेड अप एट बुक वैल्यू, लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे पे हो रहा है और एसेट बेच के हमें कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, ऐसा हमें एजम्पशन के साथ क्वेश्चन करना है। अगर हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि एसेट कितने में बिका या फिर लाइबिलिटी कितने में बिका है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का स्टेप 6। अब स्टेप 7। अब देखो सारे लेजर तो हम लोगों ने ओपन कर लिए, जिसमें जो लिखना है वो लिख दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेजर को क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स कैसे क्लोज होगा देखो। डिफरेंस इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बना रहे हैं, अगर उसमें कोई डिफरेंस आया, इस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इससे ये समझ में आ रहा है सबसे पहले हमें यही अकाउंट क्लोज करना चाहिए। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज नहीं होता, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्लोज होगा। अगर उसमें कुछ भी डिफरेंस आया तो वो हमें ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना चाहिए। तो पॉइंट 1 में प्रेफरेंस शेयर वाला अकाउंट क्लोज होगा, उसके बाद रियलाइजेशन वाला अकाउंट। डिफरेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट बंद करते वक्त अगर किसी भी तरीके का डिफरेंस आया, देन को ट्रांसफर करना है हम लोग को इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद कैश अकाउंट तो क्लोज करेंगे। ठीक है, कैश अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो हमारा दो तरीके का बैलेंस आ सकता है, आइदर जो है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर लिख देते हैं इफ डेबिट बैलेंस
तब कहाँ ट्रांसफर होगा? इक्विटी शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। और अगर क्रेडिट बैलेंस तो रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर। फिर फोर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट विल टैली। इक्विटी शेयर होल्डर वाला अकाउंट ऑलवेज टैली करेगा, अगर नहीं किया तो कुछ गलत हो गया, ठीक है, कैलकुलेशन में कुछ गलत हो गया है, अगर ये टैली नहीं किया तो इस प्रोसेस में हमें ओल्ड कंपनी का बुक्स बंद करना पड़ता है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन मैंने ओपन किया था वो क्वेश्चन वैसा ही है, ओल्ड कंपनी रिलेटेड, तो हम लोग वो करते हैं। बोल रहा है वाई लिमिटेड एक्वायर्स द बिजनेस ऑफ जेड लिमिटेड। तो ये मैंने पहले भी तुम लोगों से पूछा कि वाई लिमिटेड एक्वायर कर रहा है, तो ये कौन है? न्यू कंपनी, और ये कौन है? ओल्ड कंपनी। whose balance sheet as at 31st March 2001 is as under share capital है, reserve surplus, long term borrowing, सभी नोट से देख लेंगे। ट्रेड पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटीज में इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर, मतलब डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, बाकी पड़ा हुआ है 12,000। फिर बोल रहा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट्स बना हुआ है, इंटेंजिबल एसेट नोट्स बना हुआ है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर यहाँ पर देखो नोट्स में शेयर कैपिटल दो तरीके का है इनके पास, इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपीज वाला, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपीज वाला, 8 लाख 4 लाख, टोटल 12 लाख। रिजर्व में है कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी 5,000। इसका मतलब क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब होता है कि वर्कर लोग जब काम करते हैं तो उनको चोट लगने का जो है प्रोबेबिलिटी होता है ना काम करते वक्त, तो फिर क्या होता है, कंपनी अचानक से अगर किसी वर्कर को चोट लगा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें तो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल हैम्पर होता है ना, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कंपनी, जैसे तुम लोग पार्टनरशिप में जेल भी पड़े हो, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बनाता है पार्टनर लोग, ताकि जब कोई पार्टनर रिटायर करे या डेथ हो उसका, तो उसे जो भी उसका अमाउंट पे करना है, पेबल अमाउंट, वो देते वक्त बिजनेस का जो वर्किंग कैपिटल है वो हैम्पर ना हो, तो पहले से ही उसका इंतजाम रखना। वैसे ही वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बना के रखना कि किसी भी वर्कर को अगर हमें किसी तरीके का कंपेंसेशन, स्पेशली ये चोट लगने वाला कंपेंसेशन का बात हो रहा है, ठीक है, चोट लगने पे जो भी कंपेंसेशन देना पड़ता है वर्कर को, ठीक है, तो उसके लिए ये लोग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाते, तो रिजर्व में है तो 8,000, लेकिन बोल रहा है एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी। एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी का मतलब कि इसमें सिर्फ 5,000 ही अभी हमारा खर्चा आ रहा है, ठीक है, मैंने रिजर्व बना रखा है, अपने को चोट किसको लगेगा नहीं लगेगा वो तो प्रोबेबिलिटी है ना, जैसे हम लोग मेडिक्लेम बनाते हैं। अब मान लो मैंने मेडिक्लेम बनाया, तो जरूरी थोड़ी है कि हम बीमार होंगे, ठीक है, अब ये जरूरी भी नहीं है कि नहीं होंगे, अब वो मेरा काम आएगा नहीं आएगा वो तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बना हुआ है 8,000 का, लेकिन जिसमें 5,000 लाइबिलिटी है ये इनको पता है, तो इसमें लाइबिलिटी का अमाउंट 5,000 है, बाकी 3,000 जो है रिजर्व बन के रहेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी इतने का मतलब हो गया कि 5,000 रुपए का खर्चा है, मतलब किसी को देना पड़ेगा 5,000 रुपए, मतलब चोट लगने के लिए जो बनाया गया है कि भाई चोट लगे तो देना पड़ेगा, तो उसमें 5,000 देना पड़ेगा, इस बात का कंफर्मेशन मिल रहा है, बट 8,000 में 3,000 का नहीं बन रहा है, जो कंफर्मेशन है कि भाई हाँ 3,000 का भी खर्चा होगा, तो 5,000 लाइबिलिटी ऑफर हुआ है, इतने से 5,000 लेना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी अमाउंट 5,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर है 2 लाख का, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में है देखो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल पेटेंट। अच्छा, अब क्या बोला है, वाई लिमिटेड बस टेक ओवर ऑल एसेट, देखो वाई लिमिटेड जो है वो सारे एसेट ले लेगी एक्सेप्ट कैश, कैश नहीं लेगी, एंड लाइबिलिटीज, सारे लाइबिलिटीज, ठीक है, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, लेकिन इसमें क्या नहीं लेने वाली है, एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर। तो यहाँ पर एक दिख रहा था हमें इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर, यहाँ पर 12,000 रुपए का हम लोगों ने यहाँ देखा, ये वाला टेक ओवर नहीं कर रही है, ठीक है, और कैश जो है एसेट में टेक ओवर नहीं कर रही है, बाकी सारे एसेट लाइबिलिटीज को परचेसिंग कंपनी टेक ओवर कर ले रही है, ये बोला गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो बोल रहा है एंड टू पे फॉलोइंग अमाउंट्स, अब ये अमाउंट्स पे होगा, बोल रहा है 2,07% डिवेंचर 100 ईच इन वाई लिमिटेड फॉर विच एग्जिस्टिंग डिवेंचर इन जेड लिमिटेड for the purpose each debenture of Y limited is to be treated as worth 105, मतलब क्या बोला है देखो,
बोल रहा है 2 लाख रुपीज 7% डिवेंचर इन वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड कौन है? वाई लिमिटेड जो है वो न्यू कंपनी है, मतलब ये परचेस कर रही है। किसको परचेस कर रही है? एक्स या जेड क्या नाम था उसको परचेस कर रही है, ठीक है। तो बोल रहा है 2 लाख 7% डिवेंचर इन वाई लिमिटेड फॉर एग्जिस्टिंग डिवेंचर इन जेड लिमिटेड। अच्छा, जेड लिमिटेड, ये रहा जेड लिमिटेड, ठीक है। इनके जो भी डिवेंचर्स होल्डर है, डिवेंचर होल्डर है, ठीक है, उनको, ठीक है, फॉर द पर्पस ईच डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड is to be treated as worth 105। तो ये हम बना लेते हैं वाई लिमिटेड कंपनी। 2 लाख डिवेंचर दिया जाएगा, रुपीज 2 लाख डिवेंचर दिया जाएगा, जिसका इंटरेस्ट रेट है 7% और एट द रेट ऑफ 100 वाला डिवेंचर है। ये डिवेंचर वाई लिमिटेड देगी, किसको देगी? जेड लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर को देगी। और एक एक डिवेंचर का जो वैल्यू है वो कितना इस पर्पस में डिसाइड किया गया? 105। ये तो फेस वैल्यू है, ठीक है। लेकिन जो डिवेंचर दिया जाएगा उसका इशू प्राइस कितना है? 105 करके है। ऐसा 2 लाख रुपीज का डिवेंचर दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? परचेसिंग कंपनी सेलर कंपनी के डिवेंचर होल्डर को देने वाली है। अच्छा मुझे बोलो, ये क्या हमारे पीसी कैलकुलेट में काम आएगा? क्या ये परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट में काम आएगा? No, ma'am. नहीं आएगा, क्योंकि डिवेंचर होल्डर ओनर थोड़ी है कि इन्हें परचेस कंसिडरेशन पे करने के कैलकुलेशन में हमें लेना पड़ेगा। ये हम लोग दिखाएंगे, लेकिन ये पीसी कैलकुलेशंस के काम में नहीं आने वाला, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर्स इन जेड लिमिटेड 10 इन कैश एंड 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच इन वाई लिमिटेड, ठीक है। तो बोल रहा है जेड लिमिटेड कौन है? जो ओल्ड कंपनी है, जो अपने आप को बेच रहा है। वाई लिमिटेड कौन है? न्यू कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डील हुआ है? बोल रहा है कि इसके जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, क्या दिया जाएगा? एक प्रेफरेंस शेयर, मान लो ये एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इसके पास अगर एक प्रेफरेंस शेयर है, इसको क्या दिया जाएगा? 10 रुपया दिया जाएगा। एक प्रेफरेंस शेयर के लिए 10 रुपया दिया जाएगा एंड 9%। और इसके साथ इसको क्या दिया जाएगा? एक 9% प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा 100 रुपए वाला। तो बोलो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या क्या दिया जाएगा? बोलो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या क्या दिया जाएगा? अभी तो मैंने ड्रॉ करके दिखा है, ये तो इसके हाथ में दो चीज है, क्या दिया जाएगा? मैम 10 रुपीज इन कैश और 100 रुपीज दिया जाएगा। 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कैश में भी दिया जाएगा और काइंड में भी दिया जाएगा। काइंड में प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर और कैश दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाला, कैश 10। अच्छा, कितने शेयर्स के बदले कितना शेयर्स दिया जाएगा? 9% प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा ईच इन वाई लिमिटेड। मतलब एक प्रेफरेंस शेयर है तो एक प्रेफरेंस शेयर पकड़ा दिया जाएगा 100 रुपए वाला, और एक 10 रुपया दिया जाएगा। यही बोला है, ठीक है। बोलो क्या ये परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेशंस के काम आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम, आएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है फॉर ईच इक्विटी शेयर्स इन जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड में एक इक्विटी शेयर्स अगर किसी के पास है, मान लो ये एक पर्सन है, इसके पास जेड लिमिटेड का एक इक्विटी शेयर, मान लो ये एक पर्सन है, इसके पास जेड लिमिटेड का एक इक्विटी शेयर था, ठीक है, एक इक्विटी शेयर था। किसका? जेड लिमिटेड का। जेड लिमिटेड जो है ओल्ड कंपनी, ठीक है। इसे क्या दिया जाएगा? बोल रहा है 20 इन कैश। मतलब इनको बोला जाएगा आप जेड से जब आ रहे हो किसमें? वाई में, ठीक है। अब जेड से जब वाई में आ जाओगे, मतलब आप तो अभी इस कंपनी के ओनर हो, ये कंपनी बिक रहा है तो आप इसके ओनर होने वाले हो, तो आपको हम लोग क्या देंगे? अगर आपके पास एक इक्विटी शेयर है तो आपको एक 20 रुपया दिया जाएगा, ये देखो, एक इक्विटी शेयर के लिए। एंड 1 इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड फॉर 100 इज हैविंग द मार्केट वैल्यू 140। और आपको एक इक्विटी शेयर भी देंगे, ठीक है, जिसका फेस वैल्यू तो है 100, लेकिन जिसका मार्केट वैल्यू चल रहा है 140। बोलो ये पीसी कैलकुलेशन के काम आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम, आएगा। आएगा, ठीक है। ये तो ओनर है, ये तो मतलब ये तो सबसे बड़े ओनर है, ठीक है। बाकी यहाँ प्रेफरेंस शेयर को भी समझा जाता है, वो बात अलग है, लेकिन दोनों ही ओनर माने जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हमारा ये दोनों पॉइंट पीसी कैलकुलेशन के काम आएगा। अच्छा मुझे बोलो ये कौन सा मेथड हो रहा है? नेट पेमेंट की नेट एसेट। मतलब क्या हमें बता दिया किसको क्या मिलेगा? तो नेट पेमेंट अगर नहीं पता चलता है देन नेट एसेट होता है। बोलो ये कौन सा मेथड है?
मैम नेट पेमेंट मेथड। बता दिया किसको क्या मिलेगा, ठीक है, नेट पेमेंट मेथड। अच्छा, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड जो लिक्विडेट हो रहा है उसका जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, आर टू बी रिम्बर्स बाय वाई लिमिटेड। जैसे अभी मैंने लिखा है वाई लिमिटेड ने वो खर्चा रिम्बर्स करने का बात किया है टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000, लेकिन कितना करेगा, बोल रहा है आपका जो भी खर्चा हो हम 10,000 रिम्बर्स कर देंगे। एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ है 12,500, ठीक है, तो 12,500 का ये खर्चा कर देगा, फिर इससे 10,000 रुपए ले लेगा। वाई लिमिटेड वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग एट 5,50,000। अब वाई लिमिटेड बोल रहा है कि लैंड बिल्डिंग को हम इतने में टेक ओवर करेंगे, प्लांट मशीनरी को इतने में टेक ओवर करेंगे, पेटेंट को इतने में टेक ओवर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एमलगमेशन, ठीक है। तो अब हमें एंट्री क्या करना है, यहाँ कुछ बोला नहीं है एक्चुअली, ये जो क्वेश्चन है ना, ये न्यू ओल्ड बुक्स कैसे होता है रेडी, उसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो द जर्नल एंट्रीज हैव बीन एक्सप्लेन्ड विद द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन, ये बोला है, मतलब हमें इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी ही करना है। यहाँ पर एग्जाम में बता देगा, एग्जाम में थोड़ी ना ऐसा होगा क्वेश्चन की बताएगा ही नहीं कि क्या करना है, किसके बुक्स में एंट्री करना है, हम लोग को बता देगा कि किसके बुक्स में एंट्री करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये समझाने के बाद ओल्ड बुक्स जो मैंने तुम लोग को भी समझाया, उसके बाद बोला है कि जर्नल एंट्री कैसे होगा, इलास्ट्रेशन 5 से समझा दिया जाएगा बोल के नीचे सजेशन में वो किया होगा। तो इसका मतलब हम भी तुम लोग को इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी ही अभी जो समझाए हैं वो करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन से, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, चाहे बुक्स ऑफ ओल्ड हो चाहे बुक्स ऑफ न्यू, ठीक है, हम लोग को परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला टास्क है परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट। कैलकुलेशन ऑफ, तो जैसे मैंने सिखाया है पेमेंट टू पेमेंट इन करके लिखो। अच्छा बेटा, पेमेंट टू में कौन से दो लोग होंगे जिनको पेमेंट करना है, मतलब पेमेंट करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी, प्रेफरेंस शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी। तो यहाँ पे लिखेंगे, सही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी का नाम है, ठीक है, तो हम लोग ओल्ड कंपनी का नाम लिख देंगे, क्या नाम है वो बताओ। जेड लिमिटेड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ जेट लिमिटेड। अच्छा, उनको क्या दिया जाएगा, कैश दिया जाएगा, और क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, ये भी दिया जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ जेड लिमिटेड, ठीक है, इनको भी क्या दिया जाएगा, सेम तरीके से इनको भी कैश दिया जा रहा है, और इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी मतलब वाई। अच्छा, तो अब तुम लोग मुझे बताना कि पीसी क्या होगा, ठीक है, हम तुम लोग को यहाँ पर दिखाते हैं क्वेश्चन, तुम लोग यहीं से देख के मुझे बताओ कैश हम कितना लिखे, पहले प्रेफरेंस शेयर वाला कैश मुझे बताओ, क्योंकि क्वेश्चन में पहले प्रेफरेंस शेयर था। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना कैश देने का बात हुआ है यहाँ पर देखें, और मुझे बताओ कितना कैश देने का बात हुआ है। 10 रुपीज। 10 रुपीज, ठीक है, एक शेयर के लिए 10 रुपीज, तो प्रेफरेंस शेयर्स ओल्ड कंपनी के कितने सारे हैं, तो कितना रुपए टोटल होगा, एक शेयर पे 10 रुपए, तो जितना शेयर है इंटू 10 रुपए, तो कितना शेयर है प्रेफरेंस शेयर। 4,000 शेयर्स इंटू हाँ 10। 4,000, हाँ, क्योंकि 4 लाख डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तब ना पता चलेगा कितना सारा प्रेफरेंस शेयर है। तो 4,000 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 40,000। ठीक है। अच्छा, अब जो प्रेफरेंस शेयर देने का बात हुआ है वहां पर बोला गया है कि एक प्रेफरेंस शेयर के बदले ही एक प्रेफरेंस शेयर, ईच बोला है ना, फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर मिल जाएगा, मतलब एक के बदले एक वाई लिमिटेड में। तो स्वैप रेशियो क्या हो जाएगा, एक के बदले एक मतलब 1/, बोलो जैसे 3 के बदले 2 होता है तो 1 के बदले 2/3, तो यहाँ पर तो एक के बदले एक बोला है, तो कितना बाई कितना होगा स्वैप रेशियो। मैम 1/1। हाँ 1/1, ठीक है, एक के बदले टोटल कितने प्रेफरेंस शेयर्स है, ये तो लिखा 4,000। इंटू 4,000,
और इनटू हमें क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पर इनटू हम लोग क्या देते हैं? इशू प्राइस हाँ, तो फिर यहाँ पर बोलो इशू प्राइस कितना है? 100. 100, तो इंटू 100 लिखेंगे तो देखो कितने रुपए का शेयर हो रहा है प्रेफरेंस शेयर। 4000 इंटू 100, 4 लाख। इक्विटी शेयर का कैश बताओ, 20 करके है, बोलो कितना होगा? इक्विटी शेयर्स भी दिखा रहे 8,000 into 20. 8000 इंटू 20, 8000 इंटू 20। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि 8 लाख शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय 100 यानी 8000 नंबर ऑफ शेयर्स, और पर शेयर्स पे 20 रुपीज, देन 8000 इंटू 20 यानी 1,60,000। और ये जो शेयर्स दिए जाएंगे वो भी एक के बदले एक बोला था इस क्वेश्चन में, इक्विटी वालों का भी वही बोला था। 1 shares in Y Limited for 100 each having the market value of 140 for each equity share। तो बोलो पहले स्वैप रेशियो बोलो कितना बाई कितना होगा, ये पहले ब्रैकेट का बोलो फिर यहाँ पर इंटू लगाएंगे ब्रैकेट में जो। हाँ बोलो। 1/1. डिवाइडेड 1/1 इंटू 8,000. 8000 इंटू क्या देना पड़ेगा? Issue price. हाँ, तो इशू प्राइस वहां पर एग्रीड वैल्यू लिखा हुआ था, बोलो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होता है? देखो कॉपी में एक बार देखो, ये तो फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू। हाँ बोलो प्रेफरेंस क्या था? मैम मार्केट वैल्यू तो कौन सा देना पड़ेगा यहाँ पर? 40. 140। ठीक है, देखो ये 100 रुपीज ना, वैसे भी ये क्या है, फेस वैल्यू है, इसमें इशू हुआ है कि नहीं इसका कोई क्लैरिटी यहाँ नहीं दिया है, बोला है 100 रुपए वाला मतलब फेस वैल्यू, लेकिन मार्केट वैल्यू अभी इसका 140 चल रहा है, तो हमारा प्रेफरेंस क्या है, मार्केट वैल्यू लगाना। और मार्केट वैल्यू नहीं मिला तब हमें कुछ और देखना पड़ता है, हम दिखाते हैं जो लिखा हुआ है नोट्स। और यहाँ पर ये 100 फिर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर तो दूसरा कुछ हमें बोला ही नहीं था, तो फिर हमें 100 लेना पड़ेगा ना, तो ये हो गया 140। तो पहले ये कैलकुलेशन करके बता दो कितना आ रहा है, फिर हम दिखा रहे हैं नोट्स में कहाँ लिखा हुआ है। 11,20,000. 11,20,000, so 2 into 8। अब टोटल करो, टोटल करो। 1,60,000 और 40, 2,00,000, 2,00,000 और 4,00,000, 6,00,000, 6,00,000 और ये 11, मतलब 6 और 11 कितना हो जाएगा? 17, 17,20,000। 15,20,000. अब ये देखो नोट्स लिखा था ना हम लोगों ने, देखो हम दिखाते हैं ये कहाँ लिखा हुआ था प्रायोरिटी वाला बात, ये देखो यहाँ पर लिख पाया, आगे चलते हैं। ये देखो वैल्यू कौन सा लेना है हमें, देखो यहाँ पर मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, पेड अप वैल्यू। फर्स्ट प्रेफरेंस हमें क्या लेना है, मार्केट वैल्यू अगर मिल जाए तो वो हमें लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मार्केट वैल्यू में लेना पड़ेगा, नहीं मिला तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू, नहीं हुआ देन पेड अप वैल्यू होता है 30। ये पीसी कैलकुलेशन हो गया, अब हम लोग अपना जर्नल एंट्री कर सकते हैं जो हमें करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री तो करने बोला है, हम लेजर पोस्टिंग भी करके दिखाएंगे, मेन जो लेजर है वो भी करके दिखाएंगे। अच्छा, जर्नल एंट्री जब होगा सबसे पहला टास्क हमें क्या करना है, सारे एसेट्स या लाइबिलिटीज जो भी टेक ओवर नहीं हो रहे हैं उसे हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये देखो ये अकाउंट बनाएंगे तब ये फॉलो करेंगे ना, देखो इक्विटी शेयर होल्डर को कहाँ ट्रांसफर करना है, इक्विटी शेयर होल्डर में क्या क्या ट्रांसफर करना है, ये सारे चीज। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कैश अगर टेक ओवर नहीं हो रहा है, ऑल अदर आइटम्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं हम, यहीं पर तुम लोग को एंट्री करके यहाँ पर साइड साइड में लिख के दिखा देते हैं, फिर लेजर कर देंगे। ठीक है, लेजर तो मेन होता है ना, तो हम लेजर कर देंगे क्योंकि चांसेस ज्यादा है कि लेजर आए, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो मुझे बोलो सबसे पहला एंट्री होगा पीसी रेस, तो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बोलो न्यू कंपनी के जगह नाम क्या होगा? Y Limited. वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बोलो कितना लिखेंगे, पीसी अभी निकाला 17,20,000. 17,20,000, 17,20,000। ठीक है, बाद में ये हम हटा देंगे,
ये हो जाएगा, तुम लोग पूरा लिख लो, ठीक है, हम यहीं पर लिख रहे हैं, हम बाद में इसको हटा देंगे, वाई लिमिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब रियलाइज पीसी, तो हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, देखो यहाँ पर देखो बनाए ना, कैश मिल रहा है, कैश कितना मिल रहा है 40 और 1,60,000 मिला के कितना मिल रहा है, 2 बार lakh. कैश मिल रहा है, हाँ 2 लाख। तो यहाँ कैश में लिखेंगे, तुम लोग पूरा लिखो इनको, ठीक है, हम इसे हटा देंगे, कैश में लिखेंगे 2 लाख। अच्छा, अब बोलो प्रेफरेंस इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी कितना मिल रहा है, इक्विटी शेयर ऑफ प्रेफरेंस शेयर यहाँ से देखो 4 लाख और ये 11,20,000 है ना, कितना हो जाएगा 11,20,000 और ये कितना हो जाएगा 4 लाख टू वाई लिमिटेड, बोलो कितना होगा टोटल, इसी का वैल्यू 1720 होगा, हाँ 1720 इसी का वैल्यू। फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू कैश टू इक्विटी शेयर, बोलो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश टू इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी टू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू कंपनी, तो कैश कितना हो जाएगा यहाँ से देख के बोलो, इस एंट्री से हम cash 2 lakh. कैश 2 लाख, इक्विटी शेयर 11 लाख, ये तो यहाँ से देखिए तो 11,20,000, प्रेफरेंस शेयर 4 lakh. 4 लाख, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट कितना कितना होगा, ये इक्विटी शेयर का टोटल अमाउंट, मतलब कैसे आएगा, कैश प्लस ये करो, मतलब इक्विटी शेयर को जो कैश और उसका अमाउंट मिल रहा है ना, वो दोनों को टोटल करो, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये वाला है, ये ये इक्विटी शेयर को जाएगा ना, तो उसको उसका दोनों टोटल मतलब कितना हो जाएगा 12,80,000 और वो 1,80,000 4,40,000, हाँ 12,80,000 और 4,40,000, ये देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देंगे, टोटल 4,40,000, इसमें से 40 कैश 4,00,000 शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर का कितना है, और एक बार बोल दो मुझे 12,40,000 में कितना है, भूल गया 12,80,000 12,00,000, ये ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंस टू कैश, बोलो कितना हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये देखो कितना हो रहा है 12,500, अब जो रिम्बर्स हो गया उसका अमाउंट इधर लगाएंगे, बोलो कितना हो रहा है रिम्बर्स, ये तो यहाँ था 10,000. 10,000, ये हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर कोई एसेट बेच रहे हैं या लाइबिलिटी बेच रहे हैं, ठीक है, तो एसेट तो कुछ बेच नहीं रहे क्योंकि एसेट में सारा चीज टेक ओवर हो रहा है एक्सेप्ट कैश, तो कैश तो मार्केट में बिकता नहीं, उसका अकाउंट ओपन होगा, तो ये एंट्री तो यहाँ पर हमें करना नहीं है। बट जो हमारा डिवेंचर होल्डर का सॉरी डिवेंचर आउटस्टैंडिंग डिवेंचर था जो हम लोग पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी जो वो टेक ओवर नहीं कर रहे वो तो हमें पे करना पड़ेगा, तो उसका एंट्री होगा, तो उसका एंट्री हमें दो पार्ट में करना पड़ेगा, देखो इसका एंट्री कैसे हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये जब हम लोग पे करेंगे तो इसका एंट्री क्या होगा 12,000, तो ये रहा इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर, तो ये लाइबिलिटी है, तो ये जब हम लोग पे करेंगे तो ऐसे एंट्री लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग डिवेंचर डेबिट, ये हम लोग बुक से हटा लिए, ठीक है 12,000 टू जिसको देंगे उसको हम लोग ड्यू करेंगे टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, तो क्या हो जाएगा कैश हो जाएगा, ठीक है, तो कैश हो जाएगा, कितना अमाउंट होगा कुछ नहीं बोला है, तो बुक वैल्यू पे 12,000, बस, और ये इतना हमें एंट्री समझ में आना चाहिए, तो हम सीधा जो है इसका ये बना देते हैं, क्या बोलते हैं उसे लेजर बनाते हैं, ठीक है, चलो लेजर में क्या क्या बनेगा, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट,
यहाँ पर बनाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इसको थोड़ा छोटा करके यहीं पर करेंगे तो बेटर। यहाँ लिख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट और कैश। कैश अकाउंट इसीलिए बना बिकॉज कैश टेक ओवर नहीं हुआ। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर में हमें कौन सा बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल का। ठीक है, तो बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस जब ब्रॉट डाउन होगा तो किधर ब्रॉट डाउन होगा? बाई साइड में। तो बाई साइड में कितना लिखेंगे? 8 लाख। तो बाई बैलेंस बीडी 8 लाख। ये अगर समझ में आ जाएगा तो एंट्री भी हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली एंट्री से ज्यादा यही आता है। ठीक है, तो ये 8 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख, ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाई बैलेंस। और कैश में कैश को ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी कैश है 70,000। कैश है 70,000 हो गया। अच्छा, तो इससे क्या पता चला? यहाँ पर देखो बैलेंस शीट से ये चीज हट गया। ठीक है, ये पूरा हट गया 12 लाख। बोलो हटा कि नहीं? कैसे 12 लाख पूरा हट गया? क्योंकि 12 लाख क्या मिला के था? 8 लाख इक्विटी शेयर और 4 लाख प्रेफरेंस शेयर। तो बोलो बैलेंस शीट से ये अमाउंट हट गया। बैलेंस शीट से ये अमाउंट हटा कि नहीं? आवाज आ रहा है ना? यस मैम। तो बोलो ये हटा कि नहीं? ये भी हटा और भी दिखा रहे हो। और क्या क्या हटा? ये हट गया। ठीक है, अच्छा और क्या हटा तुम लोग ही बताओ। अभी अकाउंट में लिखा है मैंने। और क्या हट गया? कैश। कैश। ठीक है, कैश हट गया 70,000। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे जो भी एसेट टेक ओवर, मतलब बाकी जितने भी एसेट लाइबिलिटीज है। अच्छा, मुझे रिजर्व सरप्लस को भी तो लिखना है इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, रिजर्व सरप्लस में क्या क्या लिखना है? प्रॉफिट लिखना है, रिजर्व लिखना है, कोई फिक्टिशियस एसेट तो एसेट साइड में दिखता है वो लिखना है। चलो रिजर्व सरप्लस पे जाते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे कितना? 50,000। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई पीएल 50,000। और क्या है रिजर्व में? कैपिटल रिजर्व भी है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व भी है 1 लाख। ये भी लिखना पड़ेगा। सारे रिजर्व इन्हीं को जाता है। ठीक है, सभी रिजर्व आएगा। रिजर्व सरप्लस का सभी आइटम आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल रिजर्व भी आएगा 1 लाख। सारे रिजर्व इन्हीं को बिलोंग करेंगे क्योंकि प्रॉफिट से ही रिजर्व क्रिएट हुआ है। तो ये भी आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। अच्छा, अब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में से कितना आएगा मुझे ये बोलो। सभी रिजर्व आ जाते हैं। ठीक है, याद रखो मैंने तब नहीं बताया। सभी रिजर्व आ जाएंगे, कैपिटल रिजर्व भी आ जाएगा, पीएल भी आ जाएगा, रिजर्व सरप्लस में सारा आइटम आ जाएगा। लेकिन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में 8,000 तो बना है लेकिन 5,000 का ऑलरेडी लाइबिलिटी क्रिएटेड है। तो रिजर्व में कितना बचेगा? 3,000। 3,000। तो यहाँ पर सिर्फ 3,000 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बाई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये आ जाएगा यहाँ पर 3,000। ठीक है, तो देखो क्या क्या चला गया। इसका मतलब रिजर्व सरप्लस भी चला गया। तो देखो बैलेंस शीट को मुझे खाली करना है। हम तो ओल्ड कंपनी है, मुझे अपना बिजनेस बंद करना है, बेचना है। तो मुझे ये सारी चीजों को तो खाली करना पड़ेगा। तो ये मैंने खाली कर डाला, ये भी मैंने खाली कर दिया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या करेंगे। तो हम लोग अकाउंट्स के हिसाब से चलेंगे, अपना जो भी लेजर बना रखा है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में पॉइंट नंबर 3 में जाते हैं। क्या दिख रहा है? डिवेंचर। ठीक है, तो डिवेंचर, तो ये डिवेंचर जो है ये मुझे क्या करना पड़ेगा? बाकी सारे एसेट लाइबिलिटीज को मुझे बुक वैल्यू में पहले रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। तो एसेट किधर ब्रॉट डाउन होगा बोलो? टू साइड की बाई साइड। एसेट ऑलरेडी बैलेंस शीट में डेबिट बना हुआ है, मुझे वो हटाना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो एसेट को जब ले रहे हैं रियलाइजेशन में दिखा रहे, क्यों? क्योंकि वो हमारे बिजनेस से चला जाएगा। तो फिर एसेट डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट। तो यहाँ पर लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट। तुम लोग चाहो तो सिंगल सिंगल नाम भी लिख सकते हो, लेकिन अभी हम मेरे पास यहाँ जगह कम है तो हम एक ही बार में टोटल नाम लिख देंगे। ठीक है,
बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, मतलब नाम नहीं लिख के सिर्फ वैल्यू तुम लोगों से ऐड करवा के लिखवा लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, तो क्या क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर रियलाइजेशन में, वो सारे एसेट और लाइबिलिटीज जो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं बुक वैल्यू पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एसेट साइड जाते हैं, तो एसेट साइड में देखो 10 लाख और ये 2,90,000 है ना, तो 10 लाख प्लस 2,90,000 कितना हो जाएगा 12,90,000। इन्वेंट्रीज 1,50,000, ट्रेड रिसीवेबल, बस कैश को मत जोड़ो क्योंकि वो टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये सारी चीजों को ऐड करो, बोलो कितना होगा 16,20,000। 16,20,000। और इसका मतलब ये सब हमारे बुक से हट गया, देखो ये सारे बुक से गायब हो गए, ये भी गायब, ये भी गायब, ये भी गायब, ये भी गायब, और ये भी हट गया बुक से, क्योंकि ये वो टेक ओवर नहीं कर रहे, तो दूसरा एक अकाउंट बना के दिखा दिया, मतलब एसेट साइड पूरा खत्म। ये बैलेंस शीट का एसेट साइड पूरा खत्म हो गया, ठीक है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, लाइबिलिटी में यहाँ पर ये दो तो खत्म हो ही गया, ठीक है, ये दो खत्म हो गया। अब यहाँ बचा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ये 2 लाख, ये सिर्फ डिवेंचर का वैल्यू है, नोट्स नंबर 3 में जाके देख सकते हैं हम लोग, ये सिर्फ डिवेंचर है। तो बोलो ये 2 लाख और क्या ऐड करना है 1,20,000, ये तो टेक ओवर नहीं हो रहा है, तो कितना होगा 3,20,000। 3,20,000, और वर्कमैन कंपेंसेशन में जो कितने का लाइबिलिटी क्रिएट हुआ वो भी तो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा 3,20,000 प्लस वो रिजर्व का लाइबिलिटी, वो कितना है 5,000। हाँ, तो 3 लाख कितना हो जाएगा 3,25,000। हाँ 3,25,000। तो यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर हम लोगों ने वो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को लिखा है बुक वैल्यू पे जो परचेजिंग कंपनी टेक ओवर करने वाली है, ठीक है। यहाँ पर दो चीज नहीं लिखा, एक तो कैश नहीं लिखा बिकॉज टेक ओवर नहीं कर रही, और एक डिवेंचर का लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का लाइबिलिटी नहीं लिखा क्योंकि वो टेक ओवर नहीं करने वाली है, ठीक है। लेकिन ये सब करते हुए हम लोगों ने सारी चीज को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है, बैलेंस शीट से। लेकिन एक क्वेश्चन तुम लोग करो मुझे, ये नहीं, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, लेकिन 12,000 तो अभी मैंने डेबिट किया ही नहीं, तो मुझे तो किसी अकाउंट में से लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, हम लोगों को क्या बोला गया कि अगर कोई लाइबिलिटी या एसेट टेक ओवर नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग मानेंगे कि उसे पे ऑफ कर रहे हैं बुक वैल्यू पे, और एसेट को बेच रहे हैं बट उसका वैल्यू नील मानेंगे। तो ये लाइबिलिटी हम लोग पे ऑफ कर देंगे बुक वैल्यू पे 12,000 पे, तो ये कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ये चारों में से कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए, बोलो ये लाइबिलिटी मैम रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में। तो सबसे पहले बाई साइड में आएगा लाइबिलिटी, तो इसको हम अलग नाम से इसीलिए लिख रहे हैं, देखो ये भी तुम लोग नाम से लिख सकते हो, मतलब जैसे लिख दिया टू सन्ड्री एसेट, फिर यहाँ गुडविल लिख दिया, बिल्डिंग लिख दिया, जो भी है वो नाम से लिख सकते हो, बट मेरे यहाँ जगह नहीं इसलिए मैंने एक एक नाम नहीं लिखा, तुम लोग चाहो तो एक एक नाम से इसे लिख सकते हो। और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हम अलग से इसीलिए लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए कि ये अलग से लिखना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पर ये सन्ड्री लाइबिलिटीज में नहीं लिखेंगे, इसको अलग से इसीलिए दिखाएंगे क्योंकि वो टेक ओवर नहीं कर रहा है, ये हमें पे करना है। तो 12,000, तो अगर हम लोग ये पे ऑफ करेंगे तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा, ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, पेमेंट करने से क्या होगा टू कैश। टू कैश या बैंक, ठीक है, तो टू कैश या बैंक जो भी लिखना चाहे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलो यहाँ पर टू कैश ही लिखते हैं फिलहाल। कितना लिखेंगे 12,000। तो कैश में इसका क्रॉस पोस्टिंग होगा, बोलो क्या लिखेंगे कैश में बाय रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन हो जाएगा कितना 12,000, ठीक है। तो देखो इतना तो हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। अच्छा, कैश का तो अलग अकाउंट ही बनेगा, वो टेक ओवर नहीं हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ये डिवेंचर होल्डर को क्या दिया जाएगा, डिवेंचर होल्डर को दिया जा रहा है न्यू कंपनी का जो है 105 रुपीज का एक एक करके डिवेंचर दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, हम लोगों ने ये एंट्री कर लिया, अब रियलाइजेशन एक्सपेंस का भी तो एंट्री करना पड़ेगा। चलो यहाँ से एक बार चेक करते हैं हम लोगों ने क्या क्या लिख लिया। ये वाला लिखना पड़ेगा, वाई लिमिटेड टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में क्या लिखोगे, सबसे पहले देखो, पहले हम लोगों ने बुक्स को खाली कर दिया, मतलब सबसे पहले बैलेंस शीट को हम लोगों ने खाली कर दिया, ठीक है। बैलेंस शीट में जो भी डेटा था, जहां जहां पोस्ट होना था कर दिया, जो ऐसे टेक ओवर किया वो मैंने टोटल में लिख दिया, जो नहीं किया उसको मैंने अलग से लिखा, उसका पे ऑफ करके भी दिखा दिया। अब हम लोग एंट्री सोचना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तुम लोग अपने कॉपी में देखो, सबसे पहले पीसी रेज होता है। पीसी रेज होने का मतलब है कि हम लोग परचेजिंग कंपनी को बोलेंगे पैसा दो, तो जैसे डेटेड टू
सेल होता है, यहाँ पर करेंगे परचेजिंग कंपनी यानी न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में हमें क्या पोस्टिंग करना पड़ेगा, बोलो क्या पोस्ट करेंगे? ये पीसी बाई वाला, वाई लिमिटेड हाँ बाई वाई लिमिटेड, ठीक है। तो बाई वाई लिमिटेड कितना लिखना पड़ेगा, बोलो कितना हुआ था पीसी? 17,20,000। 17,20,000। तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया। तो स्टेप 1 के बाद देखो, स्टेप 1 में क्या था वो हम लोगों ने परफॉर्म किया। इक्विटी शेयर कैपिटल प्रॉफिट रिजर्व फिक्टिशियस एसेट, अगर किसी क्वेश्चन में रहा तो जैसे इसमें नहीं था, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर किया। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर किया, तुम लोग मिलाते जाओ। फिर कैश को कैश अकाउंट में ट्रांसफर किया, अगर टेक ओवर नहीं है, बाई चांस हमें ऐसा ही क्वेश्चन मिला, ठीक है, मैंने वैसा क्वेश्चन चूज किया। ऑल अदर आइटम टू रियलाइजेशन अकाउंट, बाकी सारे आइटम को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर पीसी रेस हो गया, अब पीसी रियलाइज करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू न्यू कंपनी वाई लिमिटेड। लेकिन मुझे एक चीज बोलो, इसमें से हम लोग पोस्ट कौन सा कर सकते हैं? ना हमारे पास वाई लिमिटेड का अकाउंट है, ना हमारे पास कौन कौन सा अकाउंट है, उसी को पोस्ट करेंगे। तुम लोग बताओ क्या पोस्ट करें? कैश अकाउंट तो है, तो कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, तो कैश अकाउंट में क्या लिख सकते हैं? बाई वाई लिमिटेड। वाई होगा, ये एंट्री पर क्लिक करके कैश अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, तो फिर हम लोग कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे ना, टू वाई लिमिटेड, कितना वैल्यू लिखेंगे? ये एंट्री पोस्ट नहीं कर 2 लाख। सकेंगे हम। हाँ, टू वाई लिमिटेड 2 लाख लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टू वाई लिमिटेड, यहाँ पर लिख देंगे अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी, हम लोगों ने इसका अकाउंट नहीं बनाया। ये जो इक्विटी शेयर बना हुआ है हमारा, वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट है, ठीक है। ये है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है 11,20,000, तो ये न्यू कंपनी वाला है, हम लोग तो पुरानी कंपनी वाला ओपन कर रखे हैं ना, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर ये वाला आ गया, ठीक है। ये देखो इक्विटी शेयर होल्डर, ये अकाउंट हम लोगों ने बना रखा है कि हमारे पुराने मतलब जो ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है उन्हें इतना और इतना देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है। जिसमें से इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिल जाएगा, ये वाला अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है, और इसमें से कैश मिल जाएगा, ठीक है। ये टोटल कैश लिखवाया था ना मैंने 2 लाख, 2 लाख में तो दोनों अमाउंट एडिशन करके था, कितना कितना था बताओ फिर? 2 लाख में कितना कितना कैश था? एक 1,60,000 और एक 40 था शायद, देखो तो। यस मैम। तो 40 किसका था? ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, ठीक है, और ये इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये अमाउंट चल रहा था। तो अब हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर में क्या पोस्ट करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू कैश, और टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर होल्डर में क्या लिखोगे? टू कैश और टू इक्विटी शेयर, बोलो कितना कितना लिखोगे? टू कैश और टू इक्विटी शेयर्स, बोलो कितना लिखोगे? 2 कैश 2 लाख। हाँ, और इक्विटी शेयर्स? टू कैश 2 लाख क्यों होगा? इक्विटी शेयर्स का जितना है 1,60,000, 1,60,000 मैम। और ये इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा? 11,20,000, या फिर 20। क्या कर सकते हो, टोटल में 12,80,000 लिख सकते हो, कोई भी एक, है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर कहाँ चला गया, हाँ ये वाला। अब प्रेफरेंस शेयर में फिर कितना लिखोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश टू प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर में भी क्या लिखना पड़ेगा? सेम वैसे ही लिखेंगे, टू कैश टू प्रेफरेंस शेयर। तो बोलो टू कैश कितना लिखोगे? अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है एंट्री में, तो तुम लोग पेमेंट टू पेमेंट इन में देखो ना, कैश कितना है प्रेफरेंस शेयर वाले को? 40,000, 40,000। और प्रेफरेंस शेयर कितना? 4 लाख। 4 लाख है कि नहीं, बोलो? वही तो वहां पर एंट्री में टोटल करके लिखवाया था, नहीं है 4 लाख? ये तो रहा। यस मैम है।
ठीक है, इसी को तो टोटल करके वहां लिखवाया था, तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, ये एंट्री तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है रियलाइजेशन टू कैश, तो कैश में क्या लिखोगे? बाई रियलाइजेशन by 12,500 है ना, तो यहाँ पर लिखो बाई रियलाइजेशन 12,500, और रियलाइजेशन में भी तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे? to cash. 12,500। अच्छा, इसका एक रिवर्स एंट्री, मतलब रिवर्स बोलने का बात नहीं है, मतलब कुछ रिम्बर्समेंट था, तो फिर क्या एंट्री हुआ था? कैश टू रियलाइजेशन, तो ये भी पोस्ट होगा, बोलो क्या लिखोगे? कैश में लिखोगे टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में लिखोगे बाई कैश। ठीक है, तो लिखो कैश में टू रियलाइजेशन, कितना लिखना पड़ेगा, कितना रिम्बर्स हुआ? 10,000. और इधर बाई कैश 10,000। 10,000. एंट्री में देखो हम लोग यहाँ तक कर लिए, ठीक है। अच्छा, ये डिवेंचर वाला एंट्री मैंने कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर लाइबिलिटी बोला था बुक वैल्यू पे पे होगा, वो भी दिखा दिया, बुक वैल्यू पे पे होगा, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 12,000 टू कैश बोल के वही पे करके दिखा दिया। अब ये जो मैंने लिखा है हम यहाँ से हटा देते, क्योंकि मेरा तो ये मेन सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, मतलब ये ऐसे रहेगा, तो फिर बात करते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए किया है, के बाद ये हटाते हैं। अब हम लोग एक एक करके क्लोज करेंगे। अब क्लोज करने का तुम लोग तब तक रूल्स देखो जो मैंने लिखवाया है, पूछेंगे तुम लोगों से। क्लोज करने का रूल्स देख रहे हो तुम लोग? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को क्लोज करना होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ये अकाउंट का मतलब क्या हुआ, मुझे ये बताओ। जैसे कि देखो, ये 4 लाख क्या था, पुरानी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू था 4 लाख। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को खरीदना पड़ा ना, मतलब एक्चुअली ओनर से ही तो डीलिंग्स होता है, तो ये भी यहाँ पर ओनर माने जाते हैं। तो 4 लाख के बदले 4 लाख का इनका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था पुराने वाले कंपनी, वही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब नए कंपनी में लाया गया, तो उन्हें 40,000 और 4 लाख, ये दो अमाउंट दिया गया, कुछ कैश कुछ काइंड। काइंड यानी शेयर में दिया गया 4 लाख का शेयर और 40,000 का कैश। तो बोलो ये प्रॉफिटेबल हुआ कि लॉस हुआ? बाकी तो देखो पता चल रहा है कि किधर बैलेंस आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, इधर टोटल करोगे तो इधर ही बैलेंस आ रहा है। तो हम इस अकाउंट का मतलब बता रहे, 4,40,000 दे के 4 लाख का सेटलमेंट हुआ है ना, तो बोलो 40,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस? खरीदने वाली कंपनी को 40,000 तो ज्यादा देना पड़ा, 4 लाख का शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, लेकिन उन्हें 4,40,000 दे के खरीदना पड़ा, तो बोलो प्रॉफिट हुआ कि Loss. लॉस? तो लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा? यहाँ पर ये चारों अकाउंट में ही देखना है, बोलो कहाँ ट्रांसफर होगा, बोलो लॉस कहाँ होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट का लॉस कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर में, कैश में या रियलाइजेशन में? कौन सा नॉमिनल अकाउंट है? Realization. हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई रियलाइजेशन बैलेंसिंग फिगर, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सेटल करते वक्त 40,000 का लॉस हुआ। देख लो यहाँ पर वही लिखवाया था कि डिफरेंस इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। अगर प्रॉफिट हुआ तो भी रियलाइजेशन पे, लॉस हुआ तो भी रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन में क्रॉस पोस्टिंग बताओ क्या होगा? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करने बोला है? नेक्स्ट हमें देखो बोला है डिफरेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करके हमें उसके डिफरेंस को इक्विटी शेयर में ट्रांसफर करना है। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होगा, तो क्लोज करो, देखो किधर ज्यादा आ रहा है, हम वहां पर लिखते हैं, फिर तुम लोग बैलेंस करो। मेरे हिसाब से इधर ज्यादा आएगा, इधर 17,20,000 है, 20, 30, 40, 17,42 और 3,25,000, बोलो कितना है? कोई कर रहे हो? देखो मैंने कैलकुलेटर अभी निकाला नहीं है, तुम लोग बताओ
तो मुझे कैलकुलेट करो। मैम क्रेडिट साइड में ज्यादा वैल्यू है 20,67,000। अच्छा 20,67,000। 67,000। अच्छा फिर इधर बैलेंस करके बताओ कितना है, माइनस करके। मैम 3,82,500। 3,82,500 ये किसको बिलोंग करेगा? पढ़ के देखो, पढ़ के मुझे बताओ ये किसको बिलोंग करेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो रियलाइजेशन में। देखो बिजनेस का प्रॉफिट कैपिटल। या लॉस, हाँ इक्विटी शेयर को जाता है, इसीलिए क्योंकि वही मेन ओनर है, तो बिजनेस बिक रहा है तो फिर बिजनेस बेचने के बाद प्रॉफिट या लॉस तो मालिक को ही जाएगा। मालिक कौन है? इक्विटी शेयर, ठीक है, मेन मालिक। तो यहाँ पर हो गया टू इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा, ठीक है, ये बैलेंस करके आया। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग होगा इक्विटी शेयर होल्डर में, तो क्या लिखेंगे? बाई रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन 3,82,500। इसके बाद हमें क्या करने के लिए बोला गया है, पढ़ के देखो। कैश अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस पहले, इसका मतलब इसके बाद कैश अकाउंट बंद करेंगे, तब अगर डेबिट बैलेंस आया तो इक्विटी शेयर में जाएगा, फिर इक्विटी शेयर बंद करेंगे, तो इसके बाद पहले कैश को बंद करेंगे। तो देखो कैश में क्या बैलेंस आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट। मेरे हिसाब से इधर ज्यादा वैल्यू है, डेबिट बैलेंस ही आएगा। तो 2,80,000 हो रहा है, 70 और 10, और इधर भी 2,80,000। मुझे बताओगे थोड़ा कितना आ रहा है? 2,55,500। 2,55,500। 500। अच्छा। अच्छा इसमें एक पोस्टिंग आई थिंक हम भूल गए, एक पोस्ट करना हम भूल गए। यहाँ पर जब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश लिखा था तो प्रेफरेंस, यहाँ क्रॉस पोस्टिंग में दिखाने से तुम लोग समझ जाओगे कौन सा नहीं लिखा। ये वाला हम लोगों ने लिखा, ये देख ये वाला हम लोगों ने लिखा, ये कैश में लिखा है बाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल के देखो। नो मैम नहीं है। हाँ हाँ ये लिखना पड़ेगा, ये भूल गया। और एक चीज भूल गया, ये वाला लिखा है देखो, कैश में क्रॉस पोस्टिंग नहीं किया ना, ये दोनों हम लोगों ने। नो मैम। हाँ ये दोनों लिखो, ये भूल गया हम लोग क्रॉस पोस्टिंग, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मेरा जगह कम है, हम ऐसे करके लिख रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर बोल के टोटल लिख दे रहे हैं। तो टोटल में कितना होगा, अगर तुम लोग का जगह है तुम लोग इंडिविजुअली 1,60,000 प्लस 40, मेरा जगह नहीं है तो हम इसको टोटल 2,00,000 लिखते हैं, ठीक है। तो अब बैलेंस कितना आएगा, बाई तब आ रहा था 2,55,500, तो 2,00,000 तो यहाँ पर आ जाएगा, तो 55,500 आएगा। चेक कर, ठीक है। और मुझे बोलो ये बाई बोल के कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, लिख पाया होगा? चलो बोलो कहाँ ट्रांसफर। मैम रियलाइजेशन अकाउंट। तो कैश का डेबिट बैलेंस आने से कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर है तो ये डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट साइड ज्यादा है, वहां से इधर ट्रांसफर होता है ना। ये बैलेंस जब इधर आता है तो इसे डेबिट बैलेंस बोलते हैं, और ऑपोजिट साइड में आएगा तो क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे ना। ये ज्यादा है, यहाँ से बैलेंस यहाँ आया। अब इक्विटी शेयर होल्डर भी ये ट्रांसफर हो जाएगा टू कैश 55,500, और ये अकाउंट हो जाना चाहिए टैली। देख लो टैली हो रहा है कि नहीं, अगर टैली हो रहा है तो फिर सही बना। और मुझे एक बार बता भी दो कितना आ रहा है। 13,35,500। 13,35,000। 13,35,000। तो इस तरीके से होगा। तो एक बार हम फिर से बता देते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब लेजर हम लोग ओपन करते हैं तो हमें 4 लेजर मेनली ओपन करना होता है। दो ओनर्स का, जिसमें एक इक्विटी शेयर होल्डर जो मेन ओनर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कैश तभी ओपन होगा क्योंकि ये टेक ओवर नहीं हुआ है बाई परचेजिंग कंपनी। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में सभी एसेट लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू में हमें लिखना है, ठीक है।
अब जो वो टेक ओवर नहीं करेंगे उसको हम लोग बेचेंगे, ये मानते हुए चलेंगे, और जो उन्होंने टेक ओवर लाइबिलिटी नहीं किया वो पे ऑफ करेंगे बुक वैल्यू में, तो उसका हम लोग एंट्री वगैरह कर देंगे। फिर पीसी रेज करेंगे, ठीक है। फिर पीसी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। इसमें क्रॉस पोस्टिंग वगैरह होगा। फिर जो है हम लोग का पीसी, ये देखो यहाँ से हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे ना, ये देखो ये बन गया इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, ये सब इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में लिख देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैश अकाउंट बन जाएगा अगर टेक ओवर नहीं हो रहा है। बाकी सारे आइटम रियलाइजेशन में। फिर पीसी रेस होगा, फिर पीसी रियलाइज होगा, फिर पीसी डिस्ट्रीब्यूट होगा। पीसी का ही 3 स्टेप है, पहले बोलेंगे पैसा दो, फिर पैसा मिलेगा, फिर पैसा बांटेंगे, ठीक है। जिसको जो देना है वो देना पड़ेगा, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को जो मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो मिलेगा, क्योंकि सब इंडिविजुअल होल्डर है ना, तो फिर जिसके पास जितना शेयर है उसके हिसाब से उनको कैश और शेयर, कैश और शेयर, कैश और शेयर इस तरीके से देना पड़ेगा। तो पीसी ही 3 स्टेप में होगा, पीसी रेज, पीसी रियलाइज एंड पीसी डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर कुछ हमें बोलेगा तो उसका एंट्री होगा, अगर रिम्बर्स हुआ तो फिर उतने का एंट्री हो जाएगा। फिर एसेट लाइबिलिटी जो हम लोग खुद से बेच रहे हैं या पे ऑफ कर रहे हैं उसका एंट्री होगा, बस। फिर उसके बाद अकाउंट्स क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले क्लोज करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर का अकाउंट, उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होगा रियलाइजेशन में जाएगा, फिर रियलाइजेशन क्लोज हो जाएगा, क्योंकि देखो प्रॉफिट या लॉस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करते हुए जो भी होगा वो रियलाइजेशन, क्योंकि वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते वक्त प्रॉफिट या लॉस, मतलब पूरे बिजनेस को बंद करते वक्त जो प्रॉफिट लॉस वो ओनर को बिलोंग होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। अब कैश को क्लोज करके देखना पड़ेगा कि जो कैश अकाउंट है उसमें कैश रिसीवेबल है कि पेएबल, जो भी होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को चला जाएगा। अगर रिसीवेबल होगा तो उनको मिल जाएगा, अगर पेएबल होगा तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रू ओनर होते हैं ना कंपनी के। और इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर अपना अकाउंट टैली हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। अच्छा, अब हम लोग और एक क्वेश्चन करके देखते हैं, देख जस्ट इसके बाद वाला। यहाँ पर एंट्री देखो इस तरीके से कर रखा है, तुम लोग चाहो तो ये कर सकते हो। ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, मैंने बोला ना हम लोग एसेट को, मैंने लिखा है टू सन्ड्री एसेट बोल के 16,20,000 लिखवाया तुम लोगों से, ठीक है। उसी को उन्होंने देखो अलग अलग लिखा है, टू गुडविल, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू पेटेंट, टू इन्वेंट्री, टू ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। मैंने बोला तुम लोग भी इंडिविजुअली चाहो तो लिख सकते हो। अब जब लाइबिलिटी को देखो 3,25,000, देखो मैंने भी तुम लोगों से 3,25,000 लिखा। लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगा, जिसमें से था डिवेंचर था, वर्कमैन कंपेंसेशन में 5,000 आएगा, 3,000 जो है वो तो रिजर्व में चला जाएगा, ट्रेड पेबल, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या हुआ, यहाँ पर पीसी रेज हुआ, वाई लिमिटेड टू रियलाइजेशन, हम लोगों ने यहाँ रियलाइजेशन में पोस्ट किया ना वाई लिमिटेड बोल के। अच्छा, फिर उसके बाद पीसी जो है रियलाइज रेज हुआ, फिर जो है पीसी रियलाइज हुआ। तो कैसे हुआ, कैश आया, ये तो मैंने भी लिखवाया मेरे एंट्री में, कैश अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड 4 लाख, इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड 11,20,000 टू वाई लिमिटेड 17,20,000। तो 17,20,000 का पीसी कैसे दिया जाएगा, जो परचेजिंग कंपनी है वो 2 लाख का कैश दे देगी, 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर और 11,20,000 का इक्विटी शेयर। लेकिन ये 2 लाख कैश में इक्विटी शेयर वालों का भी है और प्रेफरेंस शेयर वालों का भी है। इक्विटी वालों का 1,60 और प्रेफरेंस शेयर वालों का 40,000, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक्सपेंसेस के डिटेल्स यहाँ देखो, एक्सपेंसेस ऐसे, वाई लिमिटेड 10,000 रियलाइजेशन टू कैश, मतलब इन्होंने यहाँ नेट एंट्री कर दिया। देखो हमारे पॉकेट से कितना जाएगा 12,500, लेकिन हमें वाई लिमिटेड यानी परचेसिंग कंपनी से कितना मिल जाएगा 10,000, तो हम लोग वाई लिमिटेड को डेबिट करेंगे और हमारा खर्चा कितना होगा 2,500। मतलब बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश हमें करना चाहिए 2,500, ठीक है। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि फिर हम लोगों ने यहाँ तो 12,500 कर दिया, तो उसका क्रॉस पोस्टिंग भी तो किया 10,000, तो नेट करके तो 2,500 ही आ रहा है ना। तो अब ऐसे करके भी लिख सकते हो, या फिर मैंने जैसे लिखवाया कि पहले रियलाइजेशन टू कैश कर दिया 12,500, 12,500, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा हम लोग का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब जस्ट रिवर्स एंट्री कर दिया, वैसे भी होगा, इस तरीके से भी हो जाएगा। देखो इन्होंने फिर से वही किया ना, कैश टू वाई लिमिटेड, इन्होंने वाई लिमिटेड लिख के किया है। तो नेट एंट्री हमारा क्या आया, देखो वाई लिमिटेड 10,000, वाई लिमिटेड 10,000 कैंसिल आउट, रियलाइजेशन 2,500 और कैश का ये देखो 12,500 क्रेडिट, 10,000 डेबिट, मतलब नेट करके 2,500 क्रेडिट आएगा। तो रियलाइजेशन 2,500 और टू कैश 2,500, तो हम लोगों ने वही किया है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो इसका इम्पैक्ट 2,500, रियलाइजेशन में भी देखोगे ये देखो ये वाला, और इधर ये देखोगे सेम इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे लिखवाया है जस्ट रिवर्स एंट्री करके वैसे भी कर सकते हो, इन्होंने जैसे लिखा है वैसे भी कर सकते हो।
फिर ये डिवेंचर वाला, ये मैंने भी लिखवाया तुम लोग को, ठीक है, इस तरीके से होगा। फिर ये देखो प्रेफरेंस शेयर्स को जब हम लोग पे कर रहे हैं तो 6% प्रेफरेंस शेयर रियलाइजेशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये कौन सा एंट्री, ये वाला है, ये देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये देखो टू कैश टू प्रेफरेंस शेयर्स, ये देखो। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख, मतलब जब ये ब्रॉड डाउन हुआ, ये जब ब्रॉड डाउन हुआ ना तब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो गया, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिला क्या, 4,40,000 टोटल मिला, और इसमें जो परचेजिंग कंपनी है, ठीक है, उनका 40,000 का क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो लॉस हो रहा है, वही दिखा है, रियलाइजेशन में चला जाए। अब जब पे ऑफ हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 4,40,000 देना है, कैसे देना है, कैश का 40,000 और 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अब ये देखो इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर कैपिटल में 8 लाख गया, कैपिटल रिजर्व गया, पीएल गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3,000 गया, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये सारी चीजों को टोटल करने से ना ये 13,35,500 आएगा, ठीक है। और ये जो रियलाइजेशन है ये देखो, ये 3,82,500 यहाँ पर रियलाइजेशन वाला है, मतलब वो अकाउंट बना के करोगे तभी समझ में आएगा कि कितना हो रहा है। बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर को देखो, सिंपल बात है, इक्विटी शेयर होल्डर का इतना अमाउंट हो रहा है, इतना अमाउंट हो रहा है, ठीक है, 9,53,000, ठीक है। और इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देने का बात हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर को देने का बात हुआ है, यहाँ पर देख लो 12,80,000, ठीक है, 12,80,000 देने का बात हुआ है। तो डिफरेंसेस देखने से ही पता चलेगा, हम दिखा देते हैं। 12,80,000 माइनस 9,53,000, 3,27,000। अच्छा, इसमें तो और भी पॉइंट्स आएंगे ना, ये जो 13,35,000 आया इसमें एक्चुअली और भी तो पॉइंट्स आएंगे, जिसमें से ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये कैश वाला यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब लेजर बनाना पड़ेगा तभी जाके ये एंट्री कंप्लीट हो पाएगा। जैसे पार्टनरशिप में भी होता है ना, लेजर बनाना पड़ता है तभी जाके हम लोग एंट्री कंप्लीट कर पाते हैं, जैसे कि कितना कैश ला रहा है, विथड्रॉल कर रहा है या क्या कर रहा है उसके हिसाब से। बाकी यहाँ पर देखो बता दिया, ट्रांसफर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूडिंग द बैलेंस इन रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये देखो ये सब ट्रांसफर हो जाएगा, हम लोगों ने भी किया, लेजर में किया। दिस विल डिटरमाइन द अमाउंट रिसीवेबल बाय द इक्विटी शेयर होल्डर, इतना अमाउंट उनका रिसीवेबल होगा। एंड जेड लिमिटेड सेल पास द फॉलोइंग एंट्रीज इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो इनको ये एंट्री पास करना पड़ेगा, बाकी हम लोग जब बनाएंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। ये देखो इक्विटी शेयर होल्डर को टोटल इतना देना है, जिसमें से ये 11,20,000 का जो है देखो 11,20,000 का इक्विटी शेयर्स और 1,60,000 का कैश। अब ये 2,15,500 क्यों हुआ, 1,60,000 प्लस ये 55,500 ये भी मिलेगा ना इनको, तो ये दोनों मिला के ये देखो 1,60,000 प्लस 55,500, 2,15,500, ठीक है। इसीलिए अगर लेजर समझ में मतलब लेजर पोस्ट करके करोगे तो बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन बन जाएगा, ठीक है, आराम से फिर ये सॉल्व हो जाएगा। फिर इसमें आई थिंक ये फिर से क्या बनाया है, ये शायद जो न्यू कंपनी है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री होगा वो दिखा है, ठीक है। तो अभी हम ओल्ड कंपनी समझा रहे हैं तुम लोग को, न्यू कंपनी लिखवाए हुआ है, तुम लोग चाहो तो उसका एंट्री कर सकते हो, नहीं तो हम नेक्स्ट दिन बता देंगे। अभी मेरा थोड़ा सा टारगेट है कि ये वाला क्वेश्चन को करवाना सेम टाइप ऑफ है, ताकि तुम लोग को एक ग्रिप आ जाए। तो बोल रहा है The following balance sheet are given as at 31st March 2001। ये बेस्ट लिमिटेड है, बेटर लिमिटेड है, शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व सरप्लस दिया है, टोटल दे दिया है। फिर बोल रहा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एक का है एक का नहीं है, करेंट एसेट दिया है। फिर यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दिया है, बोला है मेक द क्लोजिंग लेजर्स इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड एंड ओपनिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड। अच्छा, बेटर लिमिटेड का लेजर क्लोज करना है, इसका मतलब ये बंद होने वाली कंपनी होगी, इसलिए बोल रहा है क्लोजिंग लेजर्स। और जो ओपनिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड, मतलब जो परचेजिंग कंपनी है उसके बुक्स में एंट्री करने बोला है। एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, ठीक है, सारा तो नहीं होगा, देखते हैं जितना हो पाता है। बोल रहा है कि बेटर लिमिटेड इशूड बोनस शेयर ऑन 1 अप्रैल 2001 इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर्स फॉर एवरी 2 हेल्ड आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो बोनस ऑलवेज रिजर्व सरप्लस से ही पे होता है, ठीक है। तो बोनस का मतलब क्या होता है, फ्री में दिए गए शेयर्स, ठीक है। तो कंपनी जब फ्री में शेयर्स देती है एक्चुअली वो क्या करती है, अपने रिजर्व सरप्लस को क्या करती है, रिजर्व सरप्लस को कैपिटल में ट्रांसफर करती है। तो हम सिंपल बता देते हैं, बोनस इशू का नॉर्मली शेयर इशू का एंट्री होता है बैंक टू शेयर
कैपिटल, ठीक है। यहाँ भी शेयर इशू होगा लेकिन फ्री में, तो फ्री में होगा तो पैसे तो नहीं मांग सकते हम लोग, तो फिर रिजर्व सरप्लस का यूज किया जाता है। तो एक्चुअली कंपनी के पास जब एक्स्ट्रा रिजर्व सरप्लस होता है तो कंपनी बोनस इशू करने का बात सोचती है, ठीक है। ज्यादा प्रॉफिट हो गया है, कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, तो कंपनी जो है बोनस इशू करती है। बोनस इशू करने का मतलब है रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर करना, ठीक है। यहाँ पर बोल भी दिया है कि रिजर्व से इशू करने वाली है बोनस को। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, कितने के बदले कितना बोनस शेयर इशू हो रहा है। बोल रहा है बेटल लिमिटेड इशूड बोनस शेयर ऑन 1 अप्रैल इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर्स फॉर एवरी 2 हेल्ड, ठीक है। तो अगर किसी के पास 2 शेयर्स है तो उसे एक बोनस शेयर मिलेगा, एक बोनस शेयर मिलेगा, ऐसा रेशियो बताएगा। एक्चुअली बोनस रेशियो में बता दिया जाता है कि इतने के बदले इतना दिया जाएगा। 1 शेयर्स फॉर एवरी 2 हेल्ड आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो एंट्री तो ऐसे हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगा। लेकिन टोटल कितने सारे बोनस शेयर होंगे वो हमें चेक करना है। तो बेटल लिमिटेड इशू कर रहा है तो फिर मिलेगा किसे, बेटल लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है उन्हें, तो 2 के बदले 1। तो बेटल लिमिटेड का कितना सारा शेयर्स है वो देखो, बेटल लिमिटेड का कितना सारा शेयर्स है, टोटल तो है 10 लाख और एक एक शेयर 100 रुपए वाले हैं, तो बोलो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है। 10,000. ठीक है, तो फिर टोटल कितना सारा बोनस शेयर इशू होगा ये बताओ। 2 के बदले एक कैलकुलेशन करो, सिखा दिया था तुमने जैसे 20,000. स्क्वायर। हाँ बोलो कितना हो रहा है। 20,000. एक के बदले 2 और एक के बदले 2 होगा, फिर 10,000 के बदले 20,000 का मतलब तो डबल हो गया। 2 के बदले 1 मतलब तो आधा होता है, अगर 10,000 का 5,000. 20,000 होगा तब तो डबल हो गया, 5,000. 5,000 होगा ना। 5,000 जो है बोनस शेयर दिया जाएगा, ठीक है, 5,000 बोनस शेयर दिया जाएगा। तो आप बोलो एंट्री क्या हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 5,000 इंटू कितना होगा, एक एक शेयर कितने रुपए का है, 100. 100, 5 तो lakh. कितना हो जाए 5 लाख। तो 5 लाख को हम लोग 5 लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा इन लाख में है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 ऐसा लिख सकते हैं। इसका पहले वर्किंग Yes, बना ma'am. लें, ठीक है, इसका पहले वर्किंग बना लें। illustration, number of bonus shares to be issued, 1/2 into 10,000, 5,000। बोनस शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 5,000 इंटू 100, 5 लाख हो गया। अब इसका एंट्री हम लोग करके रखते हैं, यहाँ पर रख ले रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, 5 लाख इन रुपीज, 5 लाख नहीं है तो मैंने 5 लिख दिया क्योंकि बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो इसी हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब रिजर्व सरप्लस में से अब बोलो इसका मतलब यहाँ पर ये शेयर कैपिटल कितना हुआ और ये कितना चेंज हो गया, मुझे ये बताओ, ये रिजर्व सरप्लस का वैल्यू कितना बन गया इस सिचुएशंस के बाद। जो पहले 8 दिख रहा था वो अभी कितना बन गया, 5. हाँ, ये 8 चेंज होते हैं 5 होगा, 5 तो चला गया, रिजर्व सरप्लस डेबिट हो गया, तो बचेगा कितना ये पूछ 3 रहे lakh मैम। 3। 3. और ये 10 से कितना हो जाएगा, शेयर कैपिटल शेयर इशू करने से बढ़ा कि घटा, तो फिर ये सोच रहे हो ना तुम लोग ऐड करे लेस करे, क्यों कंफ्यूज होते हो, लिखा हुआ तो है, एंट्री लिखा हुआ है, बाकी शेयर इशू कर रहे हो तो कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा ये तो खुद को सोचना है। बढ़ेगा मैम, 15 होगा। हाँ ये 15 होगा ना, और यहाँ चला गया रिजर्व तो फिर ये 3 होगा, मतलब अभी ये सिचुएशन नहीं रहा, ये याद रखो, ठीक है। अभी जब हम लोग क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे तो ये 15 और ये 3 है, ये याद रखना है, ये 10 और 8 दिमाग से निकाल देना है, 15 और उधर 3।
अच्छा, तो ये पॉइंट ए मैंने डिस्कस कर दिया कि क्या होगा। फिर बोल रहा है इट वाज एग्रीड दैट बेस्ट लिमिटेड विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लेटर्स बैलेंस शीट, द कंसिडरेशन टेकिंग द फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड। तो बेस्ट लिमिटेड को जो है बेस्ट लिमिटेड टेक ओवर कर रही है बेटर लिमिटेड के बिजनेस को, और बदले में क्या देगी, बोल रहा है कि शेयर अलॉट कर देगी। ठीक है, तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर दे देगी, और इनके एक ही शेयर होल्डर है इक्विटी शेयर। देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली इक्विटी शेयर, नोट्स तो बना हुआ नहीं है कि वहां जाके देखना पड़ेगा, कुछ नहीं है तो इक्विटी शेयर। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड वाज कंसिडर्ड टू बी 150 एंड द शेयर्स इन बेटर लिमिटेड 100। तो बेस्ट लिमिटेड का शेयर्स का वैल्यू और बेटर लिमिटेड का बता दिया है। आफ्टर द इशू ऑफ बोनस, बोनस इशू होने के बाद ये शेयर्स का वैल्यू 100 है। बोनस इशू किसने किया, बेटर। बेटर ने बोनस इशू करने के बाद उनका शेयर का वैल्यू 100 हो गया, और बेस्ट लिमिटेड जो है उनके शेयर्स का वैल्यू 150 चल रहा है। ठीक है, द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यूज। तो ये जो शेयर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को जो इक्विटी शेयर देगी परचेजिंग कंपनी, तो वो इस वैल्यू के बेसिस पे देने वाली है, ये चीज बोला गया है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट से हमें क्या निकालने को मिलेगा, बोलो। परचेस कंसिडरेशन ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, या नहीं बताया है कि कैसे करके परचेस कंसिडरेशन दिया जाएगा, यस मैम। है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट बोल रहा है लाइबिलिटी ऑफ बेटर लिमिटेड इंक्लूड 1 लाख ड्यू टू बेस्ट लिमिटेड। अब लाइबिलिटी जो बेटर लिमिटेड का है उसमें 1 लाख बेस्ट लिमिटेड के नाम का है। तो बेटर लिमिटेड जो है उनका लाइबिलिटी कहाँ मिलेगा मुझे, ये मिल गया। ठीक है, तो ये दिख रहा है जो लाइबिलिटी है इसमें, ये जो 2 लाख का लाइबिलिटी है इसमें तो 1 लाख जो है वो परचेजिंग कंपनी के नाम का ही है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री वाला पोर्शन है ना। ये देखो लाइबिलिटीज ऑफ बेटर लिमिटेड इंक्लूड 1 लाख ड्यू टू बेस्ट लिमिटेड। अब अगर बेस्ट लिमिटेड जो है वो खरीद रहा है बेटर लिमिटेड को, तो वो लाइबिलिटी जो है उसके नाम का, अब वो खुद ही खुद को तो पे नहीं करेगा, तो कॉन्ट्रा एंट्री हमें कैंसिलेशन करना पड़ेगा। फॉर क्यों हुआ है, बोल रहा है फॉर परचेज फ्रॉम इट ऑन विच बेस्ट लिमिटेड मेड प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द कॉस्ट, द गुड्स ऑफ 50,000 आउट ऑफ द सेट परचेजेस रिमेन इन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ द अबव बैलेंस शीट। हम समझा देंगे ये डी वाला पॉइंट को ड्रॉ करके। हमें बोलना है बोला है लेजर क्लोज करो बेटर लिमिटेड का, हम लोग सबसे पहले वही करते हैं। चलो, अच्छा एक काम करते हैं, वो पॉइंट भी समझा ही देते हैं। चलो ये पॉइंट को हम एक बार समझा देते हैं, ताकि जो बचा हुआ पोर्शन होगा तुम लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हो। ये देखो 1 लाख ड्यू टू बेस्ट लिमिटेड, तो हम यहाँ पर बताते हैं, देखो क्या हो रहा है। एक है बेस्ट लिमिटेड, ये है मान लो बेटर। अब देखो बोल रहा है कि लाइबिलिटीज ऑफ बेटर लिमिटेड, बेटर लिमिटेड के जितने भी लाइबिलिटीज है उसमें 1 लाख का बेस्ट लिमिटेड के नाम का है, क्योंकि उसने परचेस किया था बेस्ट लिमिटेड से कुछ सामान। तो बोलो जिसने परचेस किया था बेस्ट लिमिटेड से, बेटर लिमिटेड ने परचेस किया था सामान, तो उसने क्या एंट्री किया होगा जब सामान परचेस किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा होगा, मतलब क्रेडिट परचेस किया है तभी ना दिख रहा होगा, बोलो क्या एंट्री होगा, बेस्ट। क्रेडिटर का नाम नहीं देते हो, कितना लिखोगे, बोलो कितने का सामान परचेस किया था, 1 लाख। ठीक है, बोलो ये समझ में आया क्यों मैंने लिखा, क्वेश्चन में बोला हुआ है। यस मैम। मेड प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ द कॉस्ट। अच्छा, तो किसने प्रॉफिट कमाया होगा, जिसने बेचा। ठीक है, तो इसने कैसे प्रॉफिट कमाया है, मतलब जो सामान बेचा है वो कॉस्ट प्लस 25% में बेचा है। ठीक है, तो मुझे बोलो ये 1 लाख के सामान में कितना प्रॉफिट रहा होगा, 25,000। इस पे कैसे लगा दोगे, ये तो कॉस्ट थोड़ी है, कॉस्ट पे 25% लगाना, ये तो सेल वैल्यू है के लिए। बेस्ट ने सेल किया 1 लाख में, तो बेस्ट ने 1 लाख में सेल किया है, तो बेस्ट का कॉस्ट थोड़ी 1 लाख है, वो कॉस्ट पे थोड़ी बेचेगा। बोलो ये कॉस्टिंग में तुम लोग को कितना बार पढ़ाते हैं, कैसे करके निकालना पड़ेगा, अकाउंट्स में भी पढ़ाया हुआ है। प्रॉफिट निकालना, ये बेस्ट लिमिटेड का कौन सा वैल्यू है, प्रॉफिट कौन निकालेगा, सेलर कंपनी। सेलर कंपनी का सेल वैल्यू कितना है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ने से सेल वैल्यू आता है, बोलो सेल वैल्यू कितना है,
इसने जो बेटर को सेल किया कितने में सेल किया, सेल वैल्यू कितना है, तभी तो इसने एंट्री किया है। मुझे कैलकुलेटर कोई 100 रुपए में बेच दिया, मैंने खरीद लिया, तो हम तो एंट्री करेंगे परचेज टू क्रेडिटर 100 रुपए, तो उसने 100 रुपए में बेचा, मैंने 100 रुपए में खरीदा, तो उसका मेरा परचेज वैल्यू 100 रुपए, उसका सेल वैल्यू कितना, देखो 100 रुपीज मैम। तो फिर ये 1 लाख नहीं है इसका सेल वैल्यू। तो अगर सेल वैल्यू 1 लाख है तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट तो बोला है 25% बोला है, लेकिन कॉस्ट पे, तो कॉस्ट थोड़ी पता है कि उस पे 25% लगा सकते हो, तो बोलो कैसे होगा, नहीं पता तुम लोग। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब 1 रुपीज क्या है प्रॉफिट, ये बता चुके हैं बहुत बार। 4 रुपीज क्या है, क्योंकि किसी ना किसी चैप्टर में ये चीज आई जाता है। तो बोलो अगर 25% कॉस्ट पे है तो प्रॉफिट 1 रुपया, और 4 रुपए क्या हो जाएगा, कॉस्ट होता है। तो प्रॉफिट ऑन सेल बोलो कितना होगा, प्रॉफिट बाय सेल, तो बोलो किसी चीज को बेचने में 1 रुपए का प्रॉफिट, उसका कॉस्ट 4 रुपए, तो उसका सेल वैल्यू कितना, नहीं पता। अरे कैसे नहीं पता, अगर किसी चीज को खरीदे हैं 4 रुपए में, बेचा 1 रुपए में, प्रॉफिट लगा के, 1 रुपए प्रॉफिट लगा के, तो उसको कितने में बेचा, 5 rupees. तो प्रॉफिट ऑन सेल 1/5, तो सेल वैल्यू पे 1/5 का प्रॉफिट, तो 1 लाख पे कितना हो जाएगा, 1/5 तो 20। कितना होता है 20,000। अगर ये नहीं समझ में आता है, ये सबसे आसान मेथड है, अगर ये नहीं समझ में आता है कि हम, मुझे ये नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं। अगर हम कॉस्ट 100 मानेंगे, प्रॉफिट 25%, तो सेल वैल्यू 125, तो 125 इज इक्विवेलेंट टू 1 लाख, ठीक है। तो 1 इक्विवेलेंट टू 1 लाख बाई 125, तो मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट, दैट इज 25। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25 करके देख लो, सेम वही आंसर आएगा। तो 20,000 प्रॉफिट है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 20,000 प्रॉफिट लगा के बेचा, अब बोल रहे द गुड्स ऑफ 50,000 आउट ऑफ द सेल परचेज रिमेन्ड इन स्टॉक इन द डेट ऑफ अबव बैलेंस शीट, मतलब ये जो स्टॉक इसने खरीदा इसमें से 50,000 इसके पास पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे, कब पड़ा हुआ है, जब ये बैलेंस शीट बना, मतलब जब इन्होंने ये जो है सेल परचेज वाला ट्रांजैक्शन किया कि भाई हम अपना बिजनेस बेचने वाले हैं, तो बेटर लिमिटेड के पास बेस्ट लिमिटेड से खरीदा हुआ 50,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब बोलो इस 50,000 में कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो इस 50,000 स्टॉक में कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, सेम तरीके से निकाल के बोलो। जैसे 1 लाख पे निकाला वैसे ही तो निकालोगे, नया क्या करना है, नहीं पता मुझे। इस पे 1/5 क्या, इस पे भी करना है, बोलो कितना होगा, 10,000। 10,000 ना, 10,000 प्रॉफिट है। अब बोलो ये इसको खरीद रहा है, तो इसको तो पता चल जाएगा ना कि भाई मेरे 50,000 के स्टॉक में मैंने 10,000 प्रॉफिट लगा के बेचा था, तो क्या ये इसका सारा चीज ये टेक ओवर करेगा, तो मुझे बोलो क्या ये इस क्लोजिंग स्टॉक को विथ प्रॉफिट ले सकता है, मतलब क्या ये प्रॉफिट के साथ लेगा या प्रॉफिट को से एलिमिनेट कर देना चाहिए, अपने स्टॉक में कोई प्रॉफिट दिखाता है क्या, ये स्टॉक तब इसका हो जाएगा, बोलो ये अपने स्टॉक में प्रॉफिट दिखाए या नहीं दिखाए, हम नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाएगा ना, ठीक है। तो उसका एंट्री मैंने लिखवाया था, तो उस तरीके से एंट्री में करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब चलो पीसी, ये मैंने समझा दिया, पीसी कैलकुलेशन कर लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2। तो पीसी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें कैसे करके कैलकुलेशन होगा, यहाँ पर बोला था 100 रुपए और ये 150 रुपए, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर बेटर, इसका कितना सारा शेयर है हम लिख देते हैं, ये हो गया बेस्ट। तो बेस्ट लिमिटेड का एक शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, बेटर लिमिटेड का एक शेयर का प्राइस कितना चल रहा है बताओ, यहाँ लिखा था ना ये वाले पैरा में, ये तो दिया हुआ है, बोलो ना। बेस्ट का 150, 100। और ये वाला इसका कितना है 100, 100। ठीक है। अच्छा अब बोला है कि आफ्टर इश्यू ऑफ बोनस शेयर
द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अच्छा ठीक है, चलो अब देखते हैं कितने सारे शेयर्स अलॉट करने पड़े। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे करके कैलकुलेशन करेंगे। जब हमारे पास स्वैप रेशियो नहीं है तो वैल्यू ऑफ क्या लिखा हुआ था फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। यहाँ स्वैप रेशियो तो नहीं दिया है ना कि कौन से मतलब इक्विटी शेयर होल्डर है, बाकी तो कुछ है नहीं कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितने शेयर्स के बदले कितना शेयर्स दिया जा रहा है। ये स्वैप रेशियो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। तो बोलो कितना होगा, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी, स्वैप रेशियो निकालो। भूल गए कौन सा न्यू है कौन सा ओल्ड है। बेटर जो है वो ओल्ड है, बोलो फिर कौन सा हो। हम 100/150। 100 डिवाइडेड बाई 150, ये मिल गया मुझे स्वैप रेशियो। अब मुझे निकालना पड़ेगा परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो एक ही शेयर होल्डर है, तुम डायरेक्ट नहीं निकाल रहे, तो 100/150 ये हो गया मेरा स्वैप रेशियो, मतलब कितने के बदले कितना, इनटू क्या हो जाता है, ये तो मेरा रेशियो बन गया कि कितने शेयर्स के बदले कितना शेयर्स मिलने वाला है, इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी। न्यू कंपनी के जितने शेयर्स है उन्हीं सभी को ये देना पड़ेगा। तो सॉरी ओल्ड कंपनी के, तो ओल्ड कंपनी के कितने शेयर्स है, तो ओल्ड कंपनी कौन है इसमें से, बेटर। कौन। हाँ तो फिर ये 10 था, ठीक है, लेकिन अब मैंने पहले ही बोला ये 10 भूल जाओ, इसको हम लोगों ने चेंज करके कितना किया, बोनस इशू होने के बाद ना परचेज सेल हुआ। ये कितना बना था 15, और 8 नीचे वाला कितना हुआ था 3। ठीक है, तो 15 लाख रुपीज शेयर कैपिटल, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 15,000। हाँ 15 लाख बाई 100 यानी 15,000, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। फ्रैक्शन कुछ नहीं आ रहा है, इनटू क्या हो जाएगा, इनटू इशू प्राइस। ठीक है, तो इशू प्राइस तो हमें पता है कितना करके है, बोलो न्यू कंपनी का एक एक शेयर कितना करके है। 150। 150। हाँ 150, इसके ऊपर लिख लो ना अगर याद नहीं रह रहा, ये न्यू है ये old है। मतलब ऐसे याद रखो, ओल्ड से अच्छा हो रहा है और भी, तो बेटर टू बेस्ट। ठीक है, ऐसे करके याद रखोगे याद हो जाएगा। बोलो कितना आ रहा है परचेज कंसिडरेशन। 15 लाख। 15 लाख। ये हो गया, अब हमें क्या करना है, अकाउंट बना के देना। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन। फिर उसके बाद शेयर होल्डर, एक ही शेयर होल्डर है तो हम शेयर होल्डर लिख रहे हैं, प्रेफरेंस तो है नहीं, तो इसका मतलब ये इक्विटी बता रहे, बाकी इक्विटी भी चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा, तो रियलाइजेशन लिख लिया, शेयर होल्डर लिख लिया, कैश तो लिखेंगे नहीं यहाँ पर क्योंकि टेक ओवर नहीं हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स है नहीं, 4 अकाउंट बनता है जिसमें मैंने 2 लिखा है, अब देखते हैं और कुछ जरूरत होगा तो लिख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले रियलाइजेशन, और ये सब में जो भी हमें बुक वैल्यू पे लिखना है वो लिखना पड़ेगा, तो इक्विटी शेयर्स वाला लिखेंगे। तो इक्विटी शेयर्स का कितना लिखेंगे, बोलो कितना ब्रॉट डाउन होगा, इक्विटी शेयर्स में कितना लिखना पड़ेगा, बाई बैलेंस बीडी बोल के, ये 15 आया था, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, कितना हो जाएगा 15, और रिजर्व सरप्लस भी इन्हीं को बिलोंग करेगा, तो रिजर्व सरप्लस कितना आया था, बोलो कितना आया। 3। हाँ तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, हो गया। अच्छा, ये दोनों हट गया बैलेंस शीट से, हमें इसको हटाना है, ये तो नया वाला है। अच्छा, अब ये 2 रुपए किस चीज का है, करेंट लाइबिलिटी का है, तो करेंट लाइबिलिटी कहाँ लिखोगे, बोलो कौन से अकाउंट में रियलाइज। लिखेंगे, रियलाइजेशन में किधर लिखेंगे, बाई साइड, बाई करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, हम शॉर्ट में लिखते हैं, टाइम थोड़ा कम हो गया हमारे पास।
अच्छा, अब ये एसेट्स, एसेट्स में बोलो ये एसेट्स कहाँ लिखेंगे? ये 15 वाला लिखेंगे, ठीक है, इधर वाला नहीं, ये नया वाला का, ये वाला ये इसलिए दिया है ताकि हम लोग बैलेंस शीट वगैरह बना सके। बोलो ये कहाँ लिखेंगे? पीपीई रियलाइजेशन। रियलाइज रियलाइजेशन 15, ठीक है। अच्छा, और करेंट एसेट ये वाला 5 लिखो, तो करेंट एसेट 5। तो देखो पूरा बैलेंस शीट जीरो हो गया, ठीक है, सारा चीज हट गया, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। अब हमें जो भी करना है यहाँ जैसा जैसा बोला है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अच्छा, अब पीसी रेस, ठीक है, पीसी रेस करने से एंट्री क्या होगा बोलो? जो परचेसिंग कंपनी है डेबिट टू क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन। तो बाई क्या हो जाएगा? परचेसिंग कंपनी कौन है? बेस्ट। तो क्या लिखेंगे? बाई बेस्ट लिमिटेड ना, क्या नाम है जो, तो क्या लिखेंगे? पीसी। पीसी 3 स्टेप में होगा ना, पीसी रेज रियलाइज डिस्ट्रीब्यूट। तो रेज कर दिया तो फिर क्या एंट्री हो जाएगा? मतलब पैसा मांग रहे हैं, जैसे डेटर को सेल कर दिया तो वैसे ही। तो बाई बेस्ट लिमिटेड कितना लिखेंगे बोलो? 15 लाख है, तो मुझे लाख में, इन लाख में लिख रहे हैं ना, तो फिर 5 जीरो हटा के 15 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ और क्या लिखेंगे? जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पीसी को, पीसी रेज होने के बाद पीसी को क्या करेंगे? रियलाइज फिर डिस्ट्रीब्यूट, तो फिर क्या एंट्री होगा बोलो? जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या दे रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर को? कैश। कैश तो नहीं दे रहे, शेयर्स दे रहे हैं। यहाँ तो कुछ कैश देने का बात नहीं है। कितने रुपए का शेयर दे रहे हैं? कितना रुपए है ये वाला? पीसी तो देना पड़ेगा। ये देखो एंट्री क्या था, तुम लोग कॉपी में देखो ना अगर याद नहीं आ रहा। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये वाला एंट्री कर दिया, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर पीसी रियलाइज, तो इस क्वेश्चन में पीसी रियलाइज में कैश नहीं आएगा, कैश थोड़ी ना हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर नहीं आएगा, प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है, तो एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी डेबिट टू न्यू कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर 15 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 15। लेकिन बोलो क्या मेरे पास न्यू कंपनी का इक्विटी शेयर अकाउंट है? नहीं है। क्या मेरे पास न्यू कंपनी का अकाउंट है? नहीं है। अगर न्यू कंपनी का अकाउंट बनाएंगे तो इसमें ये क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो हम लोग बना सकते हैं, हम दिखा देते हैं। और इसके बाद रियलाइज पीसी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर, ये तो है नहीं क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स वाले, ठीक है, कैश भी है नहीं पीसी में, ये भी नहीं होगा, तो फिर एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी। न्यू कंपनी के इक्विटी शेयर्स वालों को हम लोग, ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को न्यू कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर बनाते वक्त 15 लाख का इक्विटी शेयर्स दे रहा है, तो एंट्री हुआ इक्विटी शेयर होल्डर 15 टू इक्विटी शेयर्स 15। तो बोलो कहाँ पोस्ट होगा, कितना पोस्ट होगा? बोलो। ये तो बेटर वाला है, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बेटर लिमिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बेस्ट लिमिटेड, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन सा अकाउंट ओपन कर रखा है? बेटर वाला ना, क्योंकि हम लोग ओल्ड कंपनी का बुक्स बना रहे हैं। तो उसमें क्या लिखेंगे? अभी तो सेम क्वेश्चन किया, बस नाम अलग है, ये तो और भी छोटा है क्वेश्चन। बोलो क्या पोस्ट करेंगे? टू इक्विटी शेयर ऑफ वेस्ट लिमिटेड। हाँ, तो मतलब कौन से अकाउंट में करना है? इक्विटी शेयर रियलाइज। रियलाइजेशन है ही नहीं, इस एंट्री में रियलाइजेशन कहाँ है जो रियलाइजेशन में करेंगे? अभी तो एंट्री मैंने दिखाया, जो एंट्री मैंने दिखाया वहां पे रियलाइजेशन था, एंट्री ऐसा था, इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये ओल्ड वाला होता है, ओल्ड वाले होल्डर को हम लोग कैंसिल करके उनको हमारे न्यू कंपनी का इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। तो रियलाइजेशन तो आ ही नहीं रहा है इस एंट्री में, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों पोस्ट होगा? कहाँ लिखना पड़ेगा फिर? शेयर होल्डर अकाउंट में मैम। तो किधर लिखेंगे? टू साइड में कि बाई? ये शेयर होल्डर कौन से वाले कंपनी का है? ओल्ड, मतलब वही इक्विटी शेयर होल्डर, ये एक ही बात है। बोलो किधर लिखे? टू साइड की बाई साइड? देखो ये तो मैम टू साइड। पोस्टिंग है। तो ये अब हम क्या बताएंगे? पोस्टिंग तो तुम लोग को पता है कैसे पोस्ट। तो शेयर या फिर इक्विटी शेयर जो लिखना चाहो लिख सकते हो, ऑफ बेस्ट लिमिटेड, ठीक है, 15 हो जाएगा। अच्छा, और तो कुछ था नहीं, ये एंट्री देख लो,
और तो कुछ था नहीं। यहाँ पर एंट्री का सिस्टम देख लो, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं है, और इसके बाद हमारा कुछ ऐसा एसेट लाइबिलिटीज है नहीं जो टेक ओवर नहीं हुआ, उनमें पे ऑफ करना पड़ेगा। अब एक एक करके बंद करेंगे। प्रेफरेंस शेयर पहले बंद होता है जो कि क्वेश्चन में है नहीं। अब रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करेंगे और उस पर जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो ओनर यानी इक्विटी शेयर होल्डर को चला जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट को बंद कर दो, देखो कितना आ रहा है। इधर ज्यादा आ रहा है 20 और इधर भी आ गया 20। 20 और 17 कितना हो जाएगा 3। ये किसको बिलोंग होगा, कॉपी देख के बताओ। हमेशा बिजनेस का डीलिंग्स होता है तो उसमें प्रॉफिट लॉस ओनर को जाता है। ओनर कौन, शेयर होल्डर्स यानी इक्विटी शेयर होल्डर। अब यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ शेयर होल्डर है तो मैंने वही लिख दिया। अब ये यहाँ क्रॉस पोस्टिंग होगा तो शेयर होल्डर अकाउंट में क्या लिखेंगे, क्रॉस पोस्टिंग टू रियलाइजेशन 3। ठीक है, देखो एक्चुअली ये प्रॉफिट या लॉस कैसे पता चल रहा है, देखो हमारे 20 रुपीज का एसेट था और 17 रुपीज का लाइबिलिटी था। ठीक है, तो फिर 3 रुपीज हमारे पास जो है रियलाइजेशन में बचेगा। ठीक है, फिर ये किसको चला जाएगा, जो हमारे ओनर है उसको चला जाएगा। ठीक है, अब ओनर का वैल्यू कितना था, 15 + 3 कितना हो जाएगा 18, और इधर भी कितना, ये हमेशा टैली हो जाता है ना। लिखा हुआ था ना कि हमारा ये अकाउंट हमेशा टैली हो जाता है। और अब अगर चाहते हैं कि हम लोग बेस्ट लिमिटेड मतलब वो न्यू कंपनी का भी एक जो है लेजर बनाएंगे तो बना सकते हैं। देखो अगर चाहते हो कि न्यू कंपनी का लेजर बनाओगे तो बना सकते हो। हमें तो लेजर कुछ बोला नहीं स्पेसिफिकली ये बनाओ, नॉर्मली वो 4 लेजर बनता है। जहां से प्रेफरेंस शेयर नहीं बना, कैश अकाउंट वो टेक ओवर कर रहे नहीं कर रहे ऐसा नहीं बोला तो नहीं बना। ठीक है, फिर भी अगर बेस्ट लिमिटेड का अकाउंट बनाना चाहो तो बना सकते हो। बेस्ट लिमिटेड के अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, बेस्ट लिमिटेड के अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर ये वाला बाई टू रियलाइजेशन 15 हो जाएगा। 15 और ये वाला जो पोस्टिंग है बाई हो जाएगा शेयर होल्डर। ये भी 10। ये एंट्री हमारा इस तरीके से क्लोज हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन का जो एंट्री ये हो गया, तो क्लोजिंग एंट्री हम लोगों ने कर लिया। इन्होंने एक एक करके एसेट का दिखाया है। ठीक है, कि पीपी का दिखाया है कि पीपी को हम लोगों ने यहाँ पर पहले रियलाइजेशन यहाँ पर ब्रॉट डाउन किया, मतलब क्रेडिट किया एसेट को, फिर रियलाइजेशन ऐसे करके दिखाया है। ठीक है, लेकिन मैंने एक ही साथ करके दिखा दिया। फिर इन्होंने इसको रियलाइज मतलब एक्चुअली एसेट अकाउंट को एक एक करके क्लोज किया है, फिर उसके बाद जो है रियलाइजेशन में दिखाया है। यहाँ पर एसेट को ब्रॉट डाउन किया, सब क्रेडिट किया है देखो, फिर रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया। ये इसके प्रीवियस वाला एंट्री जो कि जरूरत नहीं है, नहीं भी करोगे चलेगा। लाइबिलिटी ऐसे करके दिखाया, फिर देखो रियलाइजेशन में सारी चीजों को ट्रांसफर किया जैसे हम लोगों ने किया। फिर शेयर कैपिटल बनाया, रिजर्व सरप्लस को अलग बनाया है। ठीक है, यहाँ पर शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व सरप्लस को अलग से बनाया। रिजर्व सरप्लस इधर ब्रॉट डाउन किया 8 लाख। ठीक है, मतलब वो बोनस वाला दिखाया। फिर शेयर कैपिटल यहाँ पर 5 लाख मैंने तुम लोग को एंट्री करके दिखाया ना कि कैसे होगा। और 2 शेयर होल्डर्स, ये बाकी शेयर होल्डर को बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो ये अकाउंट चाहो तो बना सकते हो। मैंने बेस्ट लिमिटेड भी बना के दिखाया है। फिर शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड शेयर होल्डर ये दिखाने के बाद यहाँ पर जो है एंट्री स्टार्ट किया है। तो देखो अगर तुम लोग इसको हम इतना ही करवाएंगे, बस हम एक बार समझा देते हैं। देखो यहाँ पर हमें लेजर को क्लोज करने बोला है, तो चाहो तो एसेट था 2, एक पीपी था एक करेंट एसेट था, तो उसको ब्रॉट डाउन किया। ठीक है, एसेट डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा, एसेट कहाँ ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो बाई रियलाइजेशन। ये तुम लोग खुद से कर लेना। लाइबिलिटी जो है क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा, फिर उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे टू रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन अकाउंट ये हम तुम लोग को बना के दिखा दिए। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट इस तरीके से बन के क्लोज हो जाएगा। शेयर कैपिटल भी मैंने तुम लोग को बना के दिखाया। बाई बैलेंस बीडी, रिजर्व सरप्लस जो है, फिर यहाँ पर 2 शेयर होल्डर। अच्छा, इन्होंने पहले बोनस का इशू दिखाने के बाद फिर यहाँ से रिजर्व सरप्लस बना के दिखाया कि शेयर होल्डर को कितना बिलोंग करेगा। मैंने नेट करके अकाउंट को दिखाया हुआ है। ये देखो मैंने क्या दिखाया है, रिजर्व सरप्लस 3 दिखा दिया है। ठीक है, नेट करके इन्होंने क्या किया 5 दिखाया है, फिर यहाँ पर 3 दिखाया है। ठीक है, तो अगर तुम लोग 2 अकाउंट ओपन करते हो कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं। कैसे, शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, बाई साइड ब्रॉट डाउन होगा, और जो रिजर्व सरप्लस दिख रहा था बैलेंस शीट में बुक वैल्यू में वो ब्रॉट डाउन कर दिया। और ये किसको बिलोंग करता है, शेयर होल्डर को, तो यहाँ पर 2 शेयर होल्डर दिखा दिया। फिर रिजर्व सरप्लस जब लिखा तो यहाँ पर बाई
बैलेंस बीडी दिखा दिया। अब हमारा एंट्री क्या था, रिजर्व सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 5 लाख यहाँ पर हुआ और बाकी 3 लाख किसको बिलोंग करेगा, शेयर होल्डर को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो मैंने तो शेयर होल्डर अकाउंट बना के दिखाया है, जो शायद इन्होंने नहीं दिखाया ये वाला। ठीक है, तो ये अकाउंट तुम लोग खुद से बना सकते हो। बेस्ट लिमिटेड का अकाउंट मैंने अभी तुम लोग को बना के दिखा दिया। और यहाँ पर रहा शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड, तो शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड में ये देखो टू बाई सन्ड्री होल्डर्स 15 लाख, ये क्रॉस पोस्टिंग करके किया है। ठीक है, ये देखो बाई शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड में ये देखो टू बेस्ट लिमिटेड 15 लाख, बाई सन्ड्री शेयर होल्डर्स 15 लाख। और सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट में क्या दिखा है, शेयर कैपिटल 15 लाख, ये देखो जो मैंने तुम लोग को दिखाया 15 3 और इधर भी 15 और 3, मैंने ये वाला अकाउंट बना के दिखाया। बीच बीच में इन्होंने काफी सारा अकाउंट बना के दिखाया है, क्योंकि अकाउंट्स का कुछ नाम बोला नहीं था, तो इन्होंने सारे लेजर्स को क्लोज करके दिखाया। तो ये तुम लोग खुद से भी बना सकते हो, मैंने समझा दिया कि कैसे करके होगा। और उसके बाद भी कुछ इश्यूज होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको एक बार जो है, जो उतना रेलिवेंट है नहीं, जो भी छोटा छोटा लेजर बनाए फिर भी हम दिखा देंगे, अगर जरूरत हुआ तो हम दिखा देंगे। बाकी इस पे जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बोला है, जो तो आज पॉसिबल नहीं है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही कर। थैंक यू मैम।